ना मैं नाटी हूँ, ना मैं लंबी हूँ, ना फेयर हूँ, ना काली हूँ, ना कितनी छोटी सी, आवाज़ अजीब। व्हाट इज़ दिस? मैं बहुत झगड़ा करती थी। तुम होस्ट करते हो सिद्धार्थ, ऐसा लगता है कि तुम ही मालिक हो इस शो के। द वे यू कम अक्रॉस फॉर मी, इट इज़ लाइक यू ओन दैट होल थिंग, नॉट ओनली द स्टेज एंड द पोडियम बट द ब्रांड। तो तुमने हंसकर हमारी तरफ देखना जब हम हारे हैं, इट मीन्स सो मच फॉर अस। एप्रीहेंशंस थे अंदर से, ये टर्मोइल था कि यार मैं तो 25 साल की हूँ पर इसकी फॉस्टर मर्दर का किरदार निभा रही हूँ। हुआ ये अंदर का बैटल? इंट्रोडक्शन हुआ था, उसने कहा हाय आई एम ऋतिक रोशन सन ऑफ राकेश रोशन, आई एम अ स्ट्रगलर। विधु विनोद चोपड़ा के बारे में सब जानते हैं, वो जीनियस है। कुछ लोग उनको मैवरिक बुलाते हैं। लोग जानते हैं वो इतने पैशनेट है अपने डायरेक्शन के बारे में, फिल्म्स के बारे में, कि कभी कभार मूड इधर का उधर हो जाता है, गुस्से हो जाते हैं। आपके साथ हुआ? हाँ, एक बारी बहुत डांट खाई थी मैंने, पागल है ऐसे विनोद ने बोला था, नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, और मेरे होंठ कांप रहे थे, मेरा हाथ, मेरे फिंगर्स कांप रहे थे। और सीन ये था, तो मैं इतनी नर्वस हो गई थी, कभी पैर नीचे रख रही हूँ, कभी खड़े हो रही हूँ, गाउन ठीक कर रही हूँ, बाल ठीक कर रही हूँ। तो संजय ने मुझे बोला 1 मिनट इधर आ, बैठ, पहले मैं नर्वस हूँ, उसके ऊपर तू इतना नर्वस होएगी। तो रामू सर में ना वो बात, मतलब वो आई मिस हिम। तो किसी के पास मेरे फ़ोटो थे किसी ऑफिस में, और वो फ़ोटोज़ ज़मीन पे गिर गए और वहाँ पे ज़ोया थी। आई गॉट अ न्यू सेल्फ, न्यू आइडेंटिटी विद दिल चाहता है। नाना जी के साथ इंटिमिडेटिंग था काम करने के लिए? था। एक स्टेटमेंट था आपका जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हो गया था, इंडियन वुमेन आर लेजी। वो क्या था? ये कभी अफसोस हुआ है कि जब अवार्ड नहीं मिला है आपको? बहुत बार रूठना तो बनता है ना। मुझे बहुत गुस्सा आया था तब्बू का, जब उसको माचिस के लिए नेशनल अवार्ड मिला था और मेरी कोई फिल्म थी और मुझे बड़ा लगा था मन ही मन की, अरे मुझे मिलना चाहिए इस साल। तो मैंने कहा तब्बू, और वो टिपिकल जो मन में आता है ना, उसका कुछ मालूम भी नहीं था क्या कनेक्शन है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन बस लगा था उसका कुछ कनेक्शन है ना। नमस्कार, मैं हूँ सो कूल सोनाली कुलकर्णी। आज मैं बात कर रही थी सिद्धार्थ से, और हमने इतनी सारी बातें की इतने सालों बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कम से कम 100-200 इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन आज मैंने जो बातें की हैं, मुझे नहीं लगता ये सारी मेरी निजी एक्सपीरियंसेस को मैंने कभी किसी के सामने बोला था। तो थैंक यू सिद्धार्थ, आप लोग हमारा इंटरव्यू ज़रूर देखिए सिद्धार्थ कनन के यूट्यूब चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस इन द कंट्री। कहा जाता है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे लिए मेरी दोस्त। यस, सोनाली, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। हाँ, 1992 में। लेकिन मुझे पहले बोलने दो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सिद्धार्थ कि हम गपशप करने वाले हैं। आई एम गेटिंग टू मीट यू एक्सक्लूसिवली, नहीं तो हमेशा आपको डायस पे देखते हैं व्हेन यू आर एट वर्क, और कभी लगता ही नहीं है कि यू आर मेमोराइजिंग गेस्ट के नाम या कुछ भी लाइनें, ऐसा लगता है कि तुमने ही स्क्रिप्ट लिखी है, तुम सब स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हो। तुम्हारे साथ वक्त बिताने को मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे भी एक तो मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, क्योंकि जो लोग अच्छा काम करते हैं, वी फील सो मच फॉर देम। जब आप जीतते हो तो हमें लगता है कि हम जीतते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं फ्लैशबैक। रेडी। 1992 में पहला प्रोजेक्ट, और उससे पहले एक प्यारी सी सोनाली है जो पुणे में रहती थी अपने फैमिली के साथ। मैं आपके फैमिली से मिला नहीं हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ आपकी आंखों से वो बचपन की जो वक्त थे आपके फैमिली के साथ, वो कैसे थे? बहुत प्यारे सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को, इस दुनिया के हर बच्चे को मेरे जैसा बचपन मिले, बिकॉज ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे मोड़ आए जब दोस्तों को लगा कि अरे हाउ डू यू सर्वाइव, हाउ डू यू डोंट ड्राउन,
उसका जवाब एक ही यूनिट में समाया था, वो था फैमिली यूनिट। और इतना भरोसा, बहुत कम पैसे। मेरे पापा इंजीनियर हैं, वीजी कुलकर्णी उनका नाम है, वो वीजी के नाम से जाने जाते हैं, या खड़ा चम्मच। अच्छा। उनको शक्कर बहुत पसंद है और वो बहुत, ही इज़ 85। तो आज तक कोई टचवुड बीमारी नहीं है और जितनी चाहे शक्कर खाते हैं, और सारे दोस्त जलते हैं उनसे कि अरे ये तो वीजी के खड़ा चम्मच हैं। और आई भी मेरी बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही आर्ट से प्यार करने वाले दोनों कपल। तो हम 3 भाई बहन हैं, मेरे 2 बड़े भाई संदीप, संदेश, सोनाली, 3 एसेस। और सुचिता भी है मम्मी का नाम। हाँ। तो सारे एसएस। बस क्या है, संदीप और संदेश स्कॉलर टाइप के हैं, वो इंजीनियर हैं पापा की तरह। मैं मन से इंजीनियर हूँ ये पहली बार मैंने सुना है, मन से इंजीनियर, ठीक है। हाँ। लेकिन मार्कशीट पे वो परसेंटेज आया नहीं तो मुझे लगता था कि मैकेनिक होना, क्योंकि क्या है, साइकिल का टायर पंक्चर हो गया तो आई कैन फिक्स इट, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया आई कैन फिक्स इट। मैं बहुत सारे ऐसे काम कर सकती हूँ, केबल टूट गई, बल्ब चला गया, इस्त्री नहीं चल रही है, मैं सारे छोटे छोटे काम कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आधी इंजीनियर ही हूँ। फिर बाद में पता चला कि अरे ये तो कुछ अलग काम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जीने के लिए। तो ये स्किल विच आई एग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए आया क्योंकि माता पिता कहते थे यार जो भी करो खुद करो, वो वाला था इसलिए? बिल्कुल, अपने आप अपना काम करो, टाइम से उठो, घर में आपका सहयोग होना चाहिए, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन द हाउस। किसी को टेबल साफ़ करने का काम था तो किसी को बेड लगाने का काम था। मैं इस्त्री तो बहुत बढ़िया कर सकती हूँ। हम एकदम सिंपल घर से हैं। पापा को बड़ा प्रेशर आया था व्हेन ही वाज वर्किंग इन अ कंपनी। तो एक कोई रैकेट होता है ना जो बूज लेते हैं, तो पापा रैकेट में फिट नहीं हो पाए, तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया। और मतलब स्वाभिमानी कपल है, सच्चे लोग हैं, बड़े सिंपल हैं, उनको किसी के वक्त की और पैसे की बहुत कदर है, और सबसे ज़्यादा कदर है उनके भावनाओं की। तो यू नो इट सीप्स इन। आपको भी वही संस्कार किसे बोलते हैं हम लोग, संस्कार वर्ड तो बड़ा क्लीशे लगता है, लेकिन वही है, वो रिचनेस है। तो कभी डर नहीं लगता किसी चीज़ का, क्योंकि गलती ना करना और अच्छा काम करना, सामने वाले के चेहरे पे एक स्माइल मिलनी चाहिए, इतना ही उनका मतलब, इतना ही उनको चाहिए आज तक। ऐसा नहीं है कि हम जब छोटे थे तो ये चाहिए था, अब बड़े खुश हैं, आज तक कार नहीं चलाते हैं, चाहिए ही नहीं उनको कार। वो बोलते हैं कि कहाँ रखेंगे उसका मेंटेनेंस, और ड्राइवर साहब का बहुत टेंशन होता है उनको। वो बेचारे बैठे हैं, उन्होंने खाना खाया क्या, उनको चाय देते हैं। तो आज तक 4 व्हीलर नहीं है, पापा आज भी साइकिल चलाते हैं। 2 व्हीलर है घर में, और कितना भी मना करो 2 व्हीलर लेके निकलते हैं दोस्त से मिलने के लिए। तो बहुत मुझे कभी पॉकेट मनी नहीं मिला, क्योंकि बेसिक इनकम थी फैमिली की। और मुझे अभी भी याद है, एक दौर ऐसा आया था जब पापा ने उनकी नौकरी शिफ्ट की थी, और मेरी आई को बहुत बुरा लगता था, कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, तो क्या करें सर्वाइवल के लिए। तो शी स्टार्टेड गिविंग टिफ़िन्स। तो वो टिफ़िन पहुंचाने का कुरियर वाला मैं थी। तो इस दीदी को जाके दो, किसी हॉस्टल में जाके दो। फिर उसने चटनियाँ बनाना शुरू किया। तो आई ने बोला था, मतलब छोटी सी एक कहानी बताती हूँ। प्लीज बोलो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब। हाय आई, हाय पापा जी। थैंक यू। तो मैं कुछ 8वीं कक्षा में थी। मैं ना रिसेस में नीचे नहीं जाती थी जल्दी, सब बच्चे खेलने के लिए जाते थे, मैं क्लासरूम में बैठ के मेरा डब्बा खाती थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि बाकी सारे बच्चों के टिफ़िन में ब्रेड बटर, कभी किसी के सेव आती है ना फरसान वाली सेव, वो होता था, या किसी के पास जैम और चपाती, सम फैंसी थिंग फॉर दोज टाइम्स। तो मेरे डब्बे में, टिफ़िन के डब्बे में होता था जवार की भाकरी, और उस पर हल्की सी चटनी, या कभी कभी मक्खन घर में बना हुआ। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मैं भाकरी लेके आती हूँ
और मैं बटोर नहीं सकती सबके साथ, ऐसा मुझे लगता था। और शर्म के मारे मैं क्लासरूम में बैठ के फटाफट खा लेती थी, पानी पी के फिर खेलने के लिए जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं डब्बा खा रही थी तो हमारी क्लास टीचर मिसेस वीरकर, हम उन्हें वीरकर बाई बुलाते थे, उन्होंने क्लास में झांका और बोला कि कौन है क्लासरूम में बैठ के, कौन डब्बा खा रहा है। तो मैंने झट से बंद किया और मैंने कहा मैं हूँ सोनाली। तो उन्होंने कहा तुम्हारे डब्बे से खुशबू आ रही है। मैंने कहा नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा क्या लाया था तुमने डब्बे में। तो मैंने डब्बा खोला तो मैंने कहा भाकरी और चटनी, तो एक निवाला दे दो। और वीरकर भाई ने एक बाइट लिया और उन्हें बोला क्या चटनी बनी है यार, तेरी मम्मी ने बनाई है। मैंने कहा हाँ। बोले मेरे लिए थोड़ी लाएगी। तो मैंने कहा ज़रूर लाऊंगी। तो मैंने घर जाके आई को बोला, पहली बार मुझे लगा कि मेरे डब्बे को ग्लैमर मिल गया है। तो मैंने आई को जाके बोला ऐसा वीरकर बाई बोल रही थी, तो तुम उनके लिए चटनी दोगी। आई ने बोला हाँ ज़रूर दूंगी। अगले दिन चितड़े दूध के जो थैलियाँ आती थी उसमें छोटा सा एक बना के रबर वबर लगा के आई ने दे दिया और बोले दे देना ज़रूर। तो बाई को मैंने दिया तो बाई ने बोला कि इसके तुम 10 रुपये रख लो। मैंने कहा नहीं 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 पैसे नहीं चाहिए। तो उन्हें बोला मुझे और एक बार चाहिए। तो अगली बार मैंने आई को बताया, आई ने और एक बार ही उनके लिए चटनी बनाई और बोले अपने टीचर से कभी पैसे नहीं लेना। तो ये जो लेन देन थी उससे ना मेरा हल्का सा आत्मविश्वास बढ़ा कि अच्छी चीज़ों में ग्लैमर होना ना होना ये मायने नहीं रखता है। यू जस्ट हैव टू बी ट्रू टू व्हाट यू आर। आज भी मुझे याद आता है जब भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं सपना देख रही थी, क्योंकि मन में तो आता है ना कि अरे ये इतना प्रेजेंटेबल नहीं है, ये ठीक है क्या। और लगता है कि चुपचाप खा लूँ कहीं कोने में जाके। एक दो बारी तो मैं जहाँ नौकरी करती थी, 11th स्टैंडर्ड से मैं नौकरी कर रही हूँ, क्योंकि पॉकेट मनी तो था नहीं। तो क्या करती थी आप? नौकरी करती थी मैं बाल कल्याण संस्था में। तो बाल कल्याण एक एंटरटेनमेंट सेंटर है पूना में, आज भी है। इट इज़ उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट की सिस्टर कंसर्न है वो। और मैं अब तुम बोर हो जाओगे, मैं इतनी नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज। तो क्या था, तंगी तो बहुत थी कि पैसे नहीं हैं, अब क्या करें। तो मैं डांस सीख रही थी। तो हमारी डांस टीचर को ये पता था, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में जब फीस बढ़ी तो मेरी डांस टीचर मानिक अंबिके जी, उन्होंने बोला कि मैं जानती हूँ सोनाली, तुम्हारे 25 रुपये एक्स्ट्रा जो बढ़े हैं वो मैं दे दूँगी, डोंट वरी, यू डूइंग वेल, यू कंटिन्यू। तो मेरे आई बाबा को जो फील हुआ होगा, क्योंकि आज मुझे अगर कोई बोलता है तुम्हारी बेटी की फ़ीस मैं शेयर करूँगी तो मुझे क्या लगेगा, तो वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मानिक ताई ने मेरी फ़ीस भरी थी और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था कि बाल कल्याण में एक वैकेंसी है, किसी को अगर टाइम है करनी है नौकरी तो बोलो, डांस टीचर का जॉब है। वहाँ मानिक ताई की सिस्टर ही काम करती थी, उनकी कुछ ट्रांसफ़र हो गई थी। मैं चली गई इंटरव्यू देने। आई वॉज इन फर्ग्यूसन कॉलेज। तो घर से फर्ग्यूसन कॉलेज साइकिल पे आई थी, फिर साइकिल से मैं यूनिवर्सिटी बैकडोर औंध में चली गई साइकिल से। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी इंटरव्यू के लिए। उनको लगा कि कोई वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के चैलेंज्ड बच्चे आते हैं, ब्लाइंड, डेफ, डम, स्पैस्टिक, डिफरेंटली एबल्ड पीपल। पूना में तब जब मैं नौकरी करती थी, देवर 39 स्कूल्स एंड 39 स्कूल्स को अलग अलग डेज दिए गए थे कि मंडे को ये 6 स्कूल्स आएंगी, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे ड्राइंग, डांस, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स, स्विमिंग एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, इतने सारे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट अवेन्यूज़ हैं आज भी। तो मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन पैनल ने बोला कि तुम्हारी उम्र क्या है। सो आई सेड 16. They said, we can't offer you a job because you don't fit into the age category. तो I said, but I need the job, please. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम बाहर बैठो।
सो दे केम टू अ कंक्लूजन, दे कॉल्ड मी इन अंदर एंड दे सेड कि देखो 800 रुपये की नौकरी है, तो तुम तो करेक्ट कैंडिडेट नहीं हो हमारे लिए बिकॉज यू आर अंडर एज्ड, तो वी विल पे यू 400 रुपीज़. सो आई सेड 400 ज़रूर डील. और उस मतलब मुझे जब बाहर बैठने के लिए बोला था, अभी मुझे याद आया तुमसे बात करते करते, तो क्या हुआ, डांस टीचर तो थी नहीं, तो किसी एक क्लास में बड़ा शोर मचा था, तो पैनल ने बोला कि वो लड़की को बोलो अंदर जाके मैनेज करने के लिए. सो आई वेंट एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग विद द किड्स, और मैंने कुछ गाना सिखाने की कोशिश की, तो अच्छा गया हमारा 1 घंटा. तो दे क्वाइट लाइक्ड इट एंड दे सेड यू आर गुड विद किड्स बट यू आर अ किड, तो 400 रुपये ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है डील. मुझे आज भी याद है, मेरा 18th बर्थडे और किसी ने नहीं मनाया था, लेकिन मैंने बाल कल्याण में मेरे सारे टीचर्स के साथ और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मनाया था, क्योंकि उसके अगले महीने से मेरी सैलरी 800 रुपया हो गई. How nice. ये जानना चाहता हूँ कि इतना सिंपल बैकग्राउंड, माता पिता सिंपल, मेरे पिताजी भी ऐसे ही हैं, मेरी माता जी भी ऐसे हैं, मेरे पिताजी भी बहुत वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं. मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं जाए तो जाए, मैं सच बोलूँगा और बस. फिर फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ इतना मैनिपुलेशन चलता है, स्ट्रैटेजीज होती है, एक्टिंग तो होता ही है, पर बहुत सारी पेरिफरीज में होती है चीज़ें ना. इंसान को सर्वाइवर होना पड़ता है, चतुर होना पड़ता है. कैसे फिट इन हुई आप? मुश्किल था? मुश्किल लगा नहीं, क्योंकि ये सपना ही नहीं था. सपना ये था कि अच्छी पढ़ाई करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर करेंगे और देश की सेवा करेंगे. अच्छा, वो था, वो मन में था, इधर जहन में पक्का था. पीटी उषा मेरी आइडॉल थी, और ऐसा लगता था कि या तो यहाँ पे मेरा ध्वज होना चाहिए, तिरंगा, या जब मैं भारत के लिए मेडल लूँ तब हमारा राष्ट्रगीत बजना चाहिए एथलेटिक्स में. तो जो भी मैंने एथलेटिक्स में काम किया है स्कूल में, जितने भी सर्टिफिकेट्स मिलते थे, और क्या मिलेगा, लेकिन तब ना मन में वो बचता था हमेशा. तो सपना था ही नहीं, क्योंकि मेरी सूरत के बारे में मुझे ऐसा लगता था कि पूरा मतलब फंस गया है, ये फिल्म फंस गई है. क्योंकि मेरे बड़े भैया जो है, ही इज़ टॉल डार्क एंड हैंडसम, ऐसी उनकी नाक, वो ऐसे, ही इज़ जेन्युइनली हैंडसम पर्सन. मिडिल ब्रदर संदेश, ही टू इज़ हैंडसम, ही इज़ टॉल, फेयर एंड हैंडसम. वो दोनों इतने टैलेंटेड, होशियार, और मुझे बचपन में हमेशा लगता था कि ये क्या अपने हिसाब लगाया, ना मैं नाटी हूँ, ना मैं लंबी हूँ, ना फेयर हूँ, ना काली हूँ, ना कितनी छोटी सी, आवाज़ अजीब, व्हाट इज़ दिस. मैं बहुत झगड़ा करती थी, और आई का जवाब था लेकिन तुम हमें बहुत अच्छी लगती हो बेटा, बहुत अच्छी लगती हो. और तब क्या है, हमारे बचपन में ऐसा थोड़े ना था कि यू आर द बेस्ट, ऐसे बोलने का कुछ किसी को समझ में नहीं आता था, बस प्यार करते हैं, इतना ही उनका कहना था. ब्रेक थ्रू तब मिला जब मुझे पंडित सत्यदेव दुबे जी के वर्कशॉप में जाने का मौका मिला. अब मैं तुम्हें कह ही देती हूँ, पूना में पंडित सत्यदेव दुबे जी का मुंबई में काफ़ी सारा मतलब हवा थी उनकी, और हम बस डरे हुए थे पूना में कि अरे बाप रे, कोई दुबे जी नाम का इंसान आने वाला है जो कि एकदम शेर जैसा है. तो दुबे जी ने हमें कुछ 10 कविताएं दी थी आने से पहले, ये याद करो, ये पैराग्राफ याद करो, ये याद करो, वो याद करो, और हम ऑडिशन लेंगे, फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा. वर्कशॉप में एंटर होने के लिए आई वॉज इन 11th. तो और क्या है अपने हाथ में मेहनत के अलावा. मुझे तो लगा कि दिखने में लुक्स तो है नहीं, तो पढ़ाई वढ़ाई ठीक से करते हैं. तो मैंने याद किए थे सारे लाइंस, और वर्कशॉप शुरू हो गया. एंड दुबे जी वॉज वेरी हैप्पी. देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु हैड मेमोराइज्ड एवरीथिंग, और वो आप थी, वो मैं थी. तो दुबे जी हर दिन वर्कशॉप के एंड में हम लोगों को 10-15 मिनट देते थे कि अगर किसी के सवाल है तो पूछ सकते हो.
पहले दिन 2 दिन मेरा डेयरिंग नहीं हुआ, तीसरे दिन से मैंने हाथ उठाना शुरू कर दिया। तो मेरा हाथ ऐसे होता था ताकि वो दिखे नहीं और मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने तो हाथ खड़ा किया था। हाँ, तो तीसरे या चौथे ही दिन दुबे जी ने नोटिस किया और बोला कि तुम बोलो। मैंने झट से पीछे देखा, मुझे लगा किसी और को बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे थे। मैंने कहा मैं, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। तो मेरा सवाल ये था कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स था, करेक्ट परफेक्ट टीनेज कॉम्प्लेक्सेस। तो मैंने कहा खड़े होकर, दुबे जी अगर किसी लड़की की आवाज़ अच्छी, अपने आवाज़ में बोलो, दुबे जी ने बोला। तो मैंने कहा हाँ अगर किसी लड़की की आवाज़ अच्छी, अपने आवाज़ में बोलो बेटा। आई गॉट कन्फ्यूज। 4-5 बार ये हुआ, मुझे सवाल पूछना था और वो सवाल ही पूछने नहीं दे रहे थे। मैं शुरू करती थी, अगर किसी लड़की की आवाज़, उधर ही गाड़ी अटक रही थी। एंड एट वन पॉइंट आई गॉट सो एम्बैरेस्ड। मैंने कहा यहाँ वर्कशॉप में लगभग 90 या 100 लोग थे, मेरे कुछ सीनियर्स थे, ऐसे लड़के थे जो मुझ पे लाइन मार रहे थे, 1-2 ऐसे भी थे जिन पे मैं लाइन मार रही थी। सब लोगों के सामने मुझे ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। और ये जो भी दुबे जी हैं वो मुझे सवाल नहीं कंप्लीट करने दे रहे हैं। तो एक पॉइंट पे मैंने बोला अगर किसी लड़की की आवाज़ ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो उस लड़की ने क्या करना चाहिए सर। तो वो मेरी तरफ देखते रहे, उन्होंने बोला इस आवाज़ में बात करनी चाहिए, फाइंड योर ट्रू सेल्फ, ये तुम्हारी आवाज़ है, ये तुम्हारी हाइट है, ये तुम हो। अगर तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगी, कहाँ ऑडियंस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो छोटी थी ना तो समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ तो ठीक लगा कि हाँ ये दिस इज़ राइट, आवाज़ की कहाँ ऑपरेशन की जाती है। और व्हाई डोंट आई लाइक माई वॉइस। वो होता है ना कि मधुर आवाज़ की शायद मैं खोज में थी। बट वहाँ से जो दुबे जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई, वो 21 साल तक मैं उनकी स्टूडेंट रही, 21 साल इन पर्सन। और आज भी मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, ऐसा मुझे लगता है। जब भी नाटक की तीसरी बेल बजती है मेरे परफॉर्मेंस के पहले, तो मुझे कुछ लोग याद आते हैं, उनमें सबसे पहले दुबे जी की याद आती है मुझे। और दुबे जी के वर्कशॉप में गिरीश कर्नाड सर ने एक मैसेज दिया था कि सत्यदेव तुम्हारी वर्कशॉप में कोई यंग टैलेंट है, तुम भेज दो, मुझे ऑडिशन करनी है। तो हम सारी पुणे की लड़कियां गई थी, फिर इंटरव्यू, फ़ोटोशूट, वीडियो टेस्ट, सबके बाद गिरीश कार्नाड सिलेक्टेड मी फॉर हिज फर्स्ट फिल्म कॉल्ड चेलुवी, विच वॉज अ हिंदी फिल्म, और मुझे टाइटल रोल मिला था चेलुवी का। एंड दैट फिल्म वन द बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म ऑफ द ईयर नेशनल अवार्ड। और 18 साल की थी आप तब? यस। माय गॉड। तो उस वक्त आपको अपने साथ प्रेम होने लगा, हुआ कि नहीं? कि वो भी तब भी इनसिक्योरिटीज थी, बहुत नाक थी। के बारे में, कलर के बारे में? हाँ, वो मैंने ड्रॉप कर दी, लेकिन अपने आप से प्यार मुझे बहुत बाद में हुआ, बहुत मतलब हाल ही में हुआ है। हाल ही में हुआ ना? हाल ही में हुआ है, बहुत टाइम लिया मैंने। नहीं, मुझे भी यार, मेरे साथ भी, मुझे भी अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे अभी एड्रेस करना है अपने बारे में, बट ओवर पीरियड टाइम थोड़ा पसंद आने लगा है। क्योंकि उस टाइम पे, स्पेशली उस दौर में, जैसे आप कह रही हैं कि वो टाइम नहीं था जहाँ लोग ओपनली बात करते थे सेल्फ लव के बारे में। करेक्ट। ये अब ओपन जो कॉन्वर्जेशन होते हैं उसमें किसको क्या मालूम सेल्फ लव क्या है। अगर आप बोलते हैं अपने बारे में कि अरे मैं तो बेस्ट हूँ, तो बोलते हैं अरे घमंडी, क्या बोल रहा है अपने आप में, है ना, क्या है, चुप हो जा, क्या बोल रहा है ये सब। आज लोग बोल रहे हैं अपने बारे में बोलो, सेल्फ लव के बारे में। तो आपने गिरीश कार्नाड, वन ऑफ द गुरुज ऑफ एक्टिंग, एब्सोल्युटली, के साथ शुरू की। उसके बाद मराठी सिनेमा में आप चली गई। यस। वो ऐसे एक से दूसरी फिल्म के लिए जो ऑर्गेनिक रूट होता है कि उसके लिए संघर्ष करना पड़ा मराठी सिनेमा के लिए? मुझे कभी संघर्ष समझ में नहीं आया है आज तक। आई थिंक मुझे ऐसा लगा था और आज भी ऐसा लगता है कि संघर्ष तो होता ही है।
करियर के लिए होता है या हर दिन एक संघर्ष होता है? क्योंकि कभी कभी लगता है हम टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे, वो एक मेंटल फाइट चलती रहती है कि कितना आप गिल्टी महसूस करते हो। कभी कभी आपके कोई टीम मेंबर्स नहीं आते हैं, कभी आपका खुद का शॉट अच्छा नहीं होता है लेकिन डायरेक्टर बोलता है टाइम नहीं है और एक शॉट लेने के लिए, दैट्स फाइन फॉर मी। तो वो एक अलग संघर्ष चलता है मन में। लेकिन मेरी पहली फिल्म जो थी चेलुवी, दैट वाज स्क्रीन्ड एट कान्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और गिरीश अंकल गए थे कान, और हमें कुछ पता ही नहीं था, मुझे कान नाम की जगह होती है ये पहली बार पता चला बिकॉज ऑफ गिरीश कार्नाड। पर थैंकफुली आपको पता चला आपके काम की वजह से। एग्जैक्टली। बहुत से लोग वहाँ ऐसे ही चले जाते हैं जिनको मालूम नहीं कि वहाँ फिल्म स्क्रीनिंग होती है, ये सब होती है, बट ठीक है, सही तरीके से आपको पता चला। बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म स्क्रीन हो रही है। मैं नहीं गई थी, मुझे इनविटेशन ही नहीं था, बट गिरीश अंकल ने मुझे खत लिखा था कि आई फील सो प्राउड, हमारी फिल्म इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। लिटरली खत लिखा? बहुत सारे खत लिखे हैं, अभी भी हैं मेरे पास। अच्छा, लेटर्स रखे हैं आपने? हाँ, और उन्होंने ही वर्कड ऑन माई इंग्लिश। मैं मराठी मीडियम से हूँ ना, तो गिरीश अंकल हमेशा बोलते थे कि तुम सीखो ना, और दुबे जी ने ये सिखाया था कि बात करो, डरो मत। मैं हमेशा सीखना चाहती थी कि मेरे इंग्लिश में मराठी की झांक ना आए, या हिंदी में भी। तो दुबे जी ने कहा जब कोई साउथ इंडियन एक्टर हिंदी बोलते हैं तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता, वो ऐसे बोलेंगे तो तुम्हें चलेगा। या पंजाबी लोग पंजाबी बोलते हैं, वो कहाँ हिंदी बोलते हैं, वो तुम्हें चलेगा। और इतने सारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खुद के बारे में लेके चलोगी, कैसे चलेगा? काम करो लेकिन थोड़ा विश्वास भी रखो अपने आप पे। तो सिमिलरली गिरीश अंकल ने छोटी छोटी चीज़ें बताई थी। जब चेलुवी वॉज पार्ट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पैनोरमा, तो दिल्ली गए थे, और गिरीश अंकल ने छोटी छोटी बातें सिखाई थी कि होटल का रूम का लॉक कैसे लगाते हैं, गर्म पानी कैसे आता है, फ़ोन करके रूम सर्विस कैसे ऑर्डर करना है, ये सब सिखाया था। और इतने सारे खत लिखे थे और मैं भी उन्हें बताती थी, और वो पूछताछ करते थे कि आई कैसी है, बाबा तुम्हारा भाई कैसा है, कौन सा नाटक कर रही हो आजकल। तो वहाँ से खत लिखा था कान से, और वो फिल्म काफ़ी लोगों ने देखी। डॉक्टर जब्बार पटेल जिनके साथ मैंने मुक्ता फिल्म की, सुमित्रा भावे, सुनील सुत्तंकर, अमोल पालेकर, मेरे इटालियन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो मुझे लगता है वो चेलुवी से मुझे काफ़ी सारे ब्रेक थ्रूज मिले। आपने तमिल फिल्म भी की अपने इनिशियल फेज में, जो आमा था मे माधम। सरी नानु तमिழ்காரனாப்பா, நீங்க தமிழன் இருக்கு? ஆமா, கண்ணன் கண்ணன் ரொம்ப தமிழ் நல்லா, ப்ராப்பர்। எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க தமிழ், ஆனா प्रैक्टिस இல்லையா। आप लोग समझ गए ना, बेसिकली ये कह रही है कि मुझे तमिल बहुत पसंद है पर इतना प्रैक्टिस नहीं है, बट आई लाइक दिस। आप मराठी स्पीकिंग है, रूट्स वो है, हिंदी जानती है, इंग्लिश भी आपने कोशिश की और अच्छी तरीके सीखी भी आपने, तमिल भी बोलते हैं। तुम आप बोल रहे हो मुझे, बड़ा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्ञान ही देने बैठी हूँ यहाँ। नहीं। अभी मुझे सडनली याद आया कि तुम आप करके एड्रेस बताइए आपका थियरी क्यों आया मेरा? हाँ? सच्चे दिल से प्लीज। मैं इतने साल रहा हूँ, ठीक है, 30 साल हो गए, मैंने 14 साल की उम्र में स्टार्ट किया, 45 नाउ। तो इनिशियल फेज में जब मैं रेडियो करता था, मैं तुम तू करके बात, क्योंकि सब हम लोग एक साथ बड़े हुए इंडस्ट्री में लिटरली। तो जब मैं यूट्यूब वीडियोस करने लगा, ये जो नए लोग हैं जो मुझे अब कंज्यूम करते हैं, बोलते हैं यार डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा है गेस्ट को, रणबीर कपूर से तू करके बोल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रॉमिस यू, इतने कमेंट्स आने लगे। अच्छा। और उनको लगने लगा, और मैं ये रखूंगा भी जो मैं बोल रहा हूँ, उनको लगा कि यार सबसे तू करके बोल रहा है, तुम करके बोल रहा है, क्योंकि वो लोग ये डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स को पेडेस्टल पे रखे, पर मैं इनके साथ जर्नी में हाथ पकड़ के गया हूँ। एग्जैक्टली। तो मैं भी शायद पहली बार आपको आप बोल रहा हूँ, बट ये एक्सप्लेनेशन लोगों को देना, थैंकफुली आपने पूछा भी है मुझसे, आई एम ग्लैड। तो मैं ये आप करने लग गया। अरे यार बड़ा फॉर्मल लगता है। हाँ, एंड मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने अंदर। मैंने कहा यार ये लोग सोचते हैं कि यार मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ तुम तू करके,
पर इनको कौन बैठ के समझाए कि मैं इनको 20 साल से जानता हूँ, 30 साल से जानता हूँ। तो मैंने मेंटली अपने आप को आप कर दिया है। मुझे तो लगता है तुम्हें पूरा हक है सभी को तुम बोलने का, क्योंकि तुमने ना इतने सारे शोज होस्ट किए हैं और तुमने उन लोगों को देखा है, उनका चेहरा देखा है जब उन्हें अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिला है, वो मायूस हुए हैं और तुमने बैक स्टेज पे जाके उनको बोला है कि कोई बात नहीं यार, तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा था। ये तुमने कितने लोगों को किया है और देखा है ना उनको मायूस होते हुए। तो जीतने वाला तो खुश होगा ही, बट हारने वाले जो होते हैं उनको कोई एक्नॉलेज भी नहीं करता है कभी कभी। लेकिन मुझे कितने सारे लोग पता है जिनसे तुम हंस के बात करते हो, हाथ मिलाते हो, पीठ पे हाथ रखते हो, तो अच्छा लगता है। क्योंकि जब तुम होस्ट करते हो सिद्धार्थ, ऐसा लगता है कि तुम ही मालिक हो इस शो के। द वे यू कम अक्रॉस फॉर मी, इट इज़ लाइक यू ओन दैट होल थिंग, नॉट ओनली द स्टेज एंड द पोडियम बट द ब्रांड। तो तुमने हंसकर हमारी तरफ देखना जब हम हारे हैं, इट मीन्स सो मच फॉर अस। तो छोड़ो यार आपकी। आई एम सो ग्लैड ये तुमने मुझसे कहा। आई एम टेलिंग यू, जैसे तुम बोलती ना वो थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा, बट इंटरनल बैटल्स जो होता है इस विषय में, जैसे आप तुम, जैसे जब तुम आई अंदर यहाँ पे, मैंने अपने आप से बोला आप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसे होता है, कितने लोग शुरू कर दे रहे ये फिर बोलता चलो ठीक है, उनको लग रहा है डिसरिस्पेक्ट बिकॉज दे लव द स्टार, दे लव द गेस्ट, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। बट यू आर राइट, अगर मैं किसी से 20, 30, 40 साल जानता हूँ तो सडनली क्यों करूँ, राइट? थैंक यू। ये देखो एक चीज़ सिखा के गई मुझे आज। आई मीन इट, दिल से बोल रहा हूँ, थैंक यू। मेरे लिए भी ये था सेल्फ इवैल्यूएशन। तो तमिल फिल्म जब आपने की, मैंने सुना कि रेकमेंड किया मणि रत्नम सर ने। हाँ, क्योंकि उन्होंने चेलू भी देखी थी और मणि सर के नेव्यू बालू कृष्णमूर्ति डायरेक्ट कर रहे थे। तो मैं तब मद्रास गई थी, तब तो चेन्नई नहीं था, तो मद्रास गई थी मेरे ऑडिशन के लिए। मेरा ऑडिशन लिया किसने था? द मैन हिमसेल्फ, पीसी श्रीराम सर आए थे फ़ोटो खिंचवाने, और मुझे पता भी नहीं था पीसी सर कौन है। मेरे लिए मद्रास था राजीव मेनन का शहर, क्योंकि चेलू भी शूट की थी राजीव ने, वो उसकी पहली फिल्म थी एज एन इंडिपेंडेंट सिनेमाटोग्राफर, और मेरी तो पहली ही फिल्म थी। तो मैं राजीव की वाइफ से मिली थी, लता भाभी को, क्योंकि राजीव की बीच में शादी हुई थी। तो ऑडिशन के लिए जब गई तो बहुत कुछ याद करके गई थी। फ्लाइट से गई थी मैं, और इतने सारे सीन्स पढ़ के गई थी। बड़ा मज़ा आया था। मेरे पास ऑडिशन के 2 फोटोज़ भी हैं आज तक, जो पीसी सर ने क्लिक किए हैं। तो सिलेक्शन होने के बाद पता चला कि इस फिल्म का म्यूज़िक कौन कर रहे हैं। वो कर रहे थे मिस्टर AR रहमान। तो मैं तो फेंट हो गई। मैंने कहा रोज़ा वाले AR रहमान, और उनको कोई रहमान ही नहीं बोल रहा था, सब लोग दिलीप बोल रहे थे। मैंने कहा कौन सा दिलीप आया है इस रूम में? तो उनका ओरिजिनल नाम दिलीप है एंड ही इज़ नोन एज AR रहमान। तो इतना फैब्यूलस यूनिट। और जब शेड्यूल की शुरुआत होने वाली थी तो मेरे डायरेक्टर ने बोला तुम काम करोगी ना ठीक से? तो मेरे बड़े भाई संदीप मुझे कह रहे थे कि किसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है सोनाली, यू हैव टू लर्न तमिल। तो STD बूथ पे जाके मैंने बालू कृष्णमूर्ति सर को बोला कि मेरा भाई बोल रहा है मुझे तमिल सीखनी चाहिए। ही सेड वेट, ही डिड सेंड मी अ बुक कॉल्ड लर्न तमिल इन 30 days। मैंने शुरुआत की। अगले बार जब हमारा फ़ोन कॉल था तो मैंने कुछ लाइन बनाई, सर आप कैसे हो, आज मंगलवार है, समथिंग लाइक दैट। ही सेड व्हाट आर यू टॉकिंग, दिस इज़ नॉट तमिल, यू हैव टू टॉक इन कलोक्वियल तमिल। इट वॉज अ रीमेक ऑफ रोमन हॉलीडे आई थिंक। वेरी नाइस फिल्म। मैं और विनीत है उसमें, विनीत जो मलयालम में भी काम करते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा ड्रॉप दिस आइडिया, यू जस्ट कम, वी विल टीच यू बिकॉज एनी वे यू आर गोइंग टू हैव अ ट्यूटर। तो हमारे कॉलोनी में एक तमिल फैमिली रेंटल बेसिस पे आई थी, तो मैं उनके घर गई और आंटी बोली मैं तो टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगी, क्योंकि वैसे भी मुझे टाइम है, तुम आओ रोज सुबह और बैठो।
तो मैं रोज़ 3 घंटा उनके घर जाके बैठती थी, तो वो पेपर पढ़ती थी, वो खाना बनाती थी, तो वो बातें करती रहती थी कि ये मैं अभी राइस चढ़ा रही हूँ। उनके हस्बैंड का फ़ोन आता था, वो मेरी टेस्ट लेती थी, बताओ अभी मैंने क्या बात की। फिर मंडे ट्यूसडे सारे दिन नंबर्स, 1 को क्या बोलते हैं, उन्ने उन्न, रेंड, रेंडे, मून, नाले। हाँ वो सब सिखाया मुझे। और यूनिट में तो बड़ा मज़ा आया लोगों को, क्योंकि मैं तमिल सीख रही थी, तो यूनिट ने मुझे जो तमिल सिखाया है मैं बड़ी खुश हो गई। और उसके बाद मुझे लगा कि इतना दूसरे को इम्प्रेस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार ही ऐसा हो गया कि लंच ब्रेक हो गया, सब लोग खाना खा रहे हैं और मुझे चाहिए था नमक, तो मैंने कहा सॉल्ट प्लीज़, और मैं सबको सर बोलती थी, मुझे पता नहीं था क्या स्पॉट बॉय कैसे बोलें किसी को, तो वो दोस्त बन गए थे तब तक। तो ही सेड एन वेणु, आई सेड सॉल्ट प्लीज़, तो ही सेड तमिल पेस, so I said சரி எனக்கு கொஞ்சம் சால்ட் வேணும். So he said சால்ட்டா என்ன வேணும் உங்களுக்கு. So he kept asking me what do you want, और मुझे याद ही नहीं आ रहा है सॉल्ट को क्या बोलते हैं. तो मैंने कहा यार कोई तो क्लू दो मुझे, और सब लोग हंस रहे हैं कि तुझे नहीं याद आ रहा है कि बस सॉल्ट द बेसिक चीज़. तो फिर उसने मुझे बताया कि अब मैं ज़िंदगी में खुद का नाम भूलूंगी, लेकिन तमिल में नमक को क्या बोलते हैं मैं कभी नहीं भूलूंगी. उप और मैं बहुत पसंद करता हूँ ये बात कि आप तमिल बोलती हैं, तमिल लोग बोलते हैं. हाँ. तो आपने एक लैंग्वेज प्रॉपर्ली सीखी, फिर हिंदी फिल्म शुरू हो गए थे. अमोल पालेकर जी के साथ आपने दायरा किया था. यस. वो फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत एक्कोलेड्स मिले, बट बड़े स्क्रीन में यहाँ रिलीज नहीं हुई. क्या कारण था? अब उस पे मुझे लगता है कि कोई समिति बिठानी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है और मुझे गुस्सा आता है कि इतना सारा काम किया और वो अगर रिलीज़ नहीं हुआ तो ये नुकसान, हाउ डू आई वे इट, बिकॉज यू कांट टेल एनीवन ना कि मेरी 5 फिल्में नहीं आई तो मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ, ऐसा बता नहीं सकते हो आप. नुकसान आपके उम्र का होता है, आपके करियर का होता है. इट इज़ सो पेनफुल. तो दायरा रिलीज़ नहीं हुई, इसके अलग अलग रीज़न्स हैं. मेरे प्रोड्यूसर प्रवेश सिप्पी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी. फिल्म अलग अलग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी. टाइम मैगज़ीन में वो लिस्ट होती है ना, बेस्ट फिल्म्स ऑफ द ईयर, उसमें उन 10 फिल्मों में दायरा का नाम था. और दायरा का सेकंड टाइटल है स्क्वायर सर्कल. दायरा में मैं थी एक लड़का मूछे लगाएं, और निर्मल पांडे एक औरत ट्रांसवेस्टाइट. तो बहुत ही दाहक उसका ट्रैक था पूरा हम दोनों का. तो काफ़ी सारे ईगोज़, डीलेज़, इनमें फिल्म फंस गई और रिलीज़ नहीं हुई. लेकिन प्रवेश को मैं मानती हूँ, क्योंकि प्रवेश ने मुझे एक डीवीडी दी है. आई हैव दायरा की ओरिजिनल डीवीडी. वो बहुत ही कठिन रोल था, बहुत अर्ली आपके करियर में ना? बिल्कुल. क्योंकि जो आपने बोला कि आप लड़का बनी थी, मुझे लगाया था, उसके पीछे भी कारण था इन दैट रोल. यस यस. वो बहुत अच्छी कहानी थी कि मैं घर से भाग जाती हूँ, क्योंकि मुझे किसी से शादी नहीं करनी होती है. जो भी लड़का है वो पियक्कड़ है या कुछ तो है, मैं घर से भाग जाती हूँ. और कुछ गुंडे मुझे देखते हैं एंड दे अटैक, दे ट्राई टू रेप मी, और मैं समहाउ जान बचा के वहाँ से भागती हूँ. एंड आई मीट निर्मल, और मुझे ये रसायन समझ में नहीं आता कि ये क्या है चीज़. ये तो आदमी है. निर्मल की हाइट पता है ना, तुम्हारे जितना ही टॉल होगा वो, और ऐसे ब्रॉड, उसने साड़ी पहनी है, लंबे बाल हैं, और ये लड़की मतलब उलझन में पड़ जाती कि ये है कौन. और वो सिखाता है कि औरत होना क्या होता है. वो मुझे आइडिया देता है कि तेरे गांव तो हम वापस जाएंगे, लेकिन तब तक तू मर्दों के कपड़े पहन, तो तेरी रक्षा करना तेरा ही काम होगा, मेरा नहीं होगा. और उस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मेरी फिल्मों ने, जैसे औरत होना क्या है ये पॉन्डरिंग में क्यों करती,
जैसे जब्बार पटेल सर की मुक्ता में मुझे पता चला कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, क्योंकि उस फिल्म में मुक्ता में दलित, मराठा, ये जो बाइफर्गेशंस हैं हमारी कास्ट में, उसकी तो चर्चा हम कर ही रहे थे। लेकिन मुक्ता में एक बहुत सुंदर सीन है, इंटरवल पॉइंट या कोई किसी एक पॉइंट पे आता है वो, जब मुक्ता बोलती है अपने बॉयफ्रेंड को कि मेरा दोस्त आ रहा है अमेरिका से। अब फैमिली में टेंशन है, इसका अमेरिकन दोस्त आ रहा है, तो मतलब ये तो शायद उससे प्यार करती होगी। और जब वो आता है तो सब लोगों को पता चलता है अरे ये तो बंदा ब्लैक है, मतलब ये भी अमेरिकन हो सकता है। तो योर स्किन डजंट डिसाइड योर नेशनैलिटी और योर ओरिजिन। तो ये सब मुझे तय नहीं करना, लेकिन ये सब समझने का मौका मुझे थ्रू द फिल्म्स ही मिला। डिग्री तो की थी मैंने, लेकिन इन बातों के लिए मुझे भी कुछ लगता है, ये सोचने का मौका मुझे सेट्स पे मिला है और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ सिद्धार्थ। मुझे कभी कभी लगता है, एक दोस्त बहुत बुरा मान गया था, मैंने एक बारी बोला था उसको कि चल हम कुछ काम करते हैं साथ में, तो बोला था यार मैं सेट पे ऐसे ही तुझे मिलने आया था, तू काम की बात करने लगी, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। और मेरा कहने का मतलब कुछ अलग था। मेरा ये मतलब आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बोथ ऑफ अस आर चैटिंग। अगर ये हम किसी इवेंट में मिलते और मैं तुम्हें बोलती कि तुम मेरे घर आओ, तुम मुझे बोलते तुम मेरे घर आओ, वो होता नहीं है। हाँ, वो ऐसे बोलने के लिए बोलना होता है। जब हम काम करते हैं, सेट पे मिलते हैं, तो बेझिझक झगड़ा करते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता ये लाइन होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता मेरा क्लोजअप होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये ना वाइड शॉट, यू एक्सचेंज थॉट्स वेरी फ्रीली। तो मुझे हमारे सेट्स और वो वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब शॉट नहीं भी होता है तो मैं खुशी होती हूँ। फिर पहली हिंदी फिल्म प्रॉपरली जो रिलीज हुई थी, मिशन कश्मीर, यस, ऋतिक रोशन, पर उसमें भी एक ट्विस्ट है मेरे हिसाब से। आप कितने साल की थी अप्रोक्सीमेटली उस वक्त? अराउंड 25 साल की थी, और आपने फॉस्टर मदर का किरदार निभाया टू ऋतिक रोशन। एप्रीहेंशंस थे अंदर से, ये टर्मोइल था कि यार मैं तो 25 साल की हूं पर इसकी फॉस्टर मदर का किरदार निभा रही हूं। हुआ ये अंदर का बैटल? देवा शपथ खरं सांगीन खोटं सांगणार नाही, बिल्कुल नहीं हुआ था। Why? Because I always felt that I wanted to act. I wanted to be somebody else. और मुझे अभी भी याद है विधु विनोद चोपड़ा सर के ऑफिस से फ़ोन आया था और उनका नाम मैंने सुना था। 1942 लव स्टोरी, आर.डी. बर्मन साहब का आखिरी एल्बम था वो, और मैंने विनोद का एक इंटरव्यू ईटीसी था ना तब, म्यूजिक चला रहा है, आवाज तो मैं ही था सिर्फ ईटीसी पर। वाओ, वो मैं ही सारे वॉइस ओवर्स करता था, प्रोमोस, ट्रेलर्स, ये सब। आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो ईटीसी पे विनोद का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, मुझे आज भी याद है। उसने कैप पहनी थी और वो कुछ बता रहा था कि कैसे गाने हुए वगैरह उनके ऑफिस, और मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। और उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बहुत अच्छा किरदार है, क्या सोनाली तुम ऑडिशन के लिए आ सकती हो। तो रोल के बारे में जब बताया तो उनने कहा संजय दत्त की वाइफ का रोल है। तो मुझे बस इतना ही टेंशन था कि शायद मेरी हाइट की वजह, आई एम 5'4", 4.25 हूँ, लेकिन मैं बोल देती हूँ 5'4" हूँ मैं। हील्स पहनने के बाद तो और भी लंबे हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये तो मुझे नहीं कास्ट करने वाले हैं, बिकॉज संजय दत्त तो इतने लंबे, मेरे दिमाग में उनकी हाइट थी कुछ 7 फीट स्क्रीन प्रेजेंस उनका सोच के। तो आई ऑलवेज फेल्ट कि ये तो मुझे रिजेक्ट करेंगे। तो द ओनली प्रिपरेशन आई हैड डन फॉर मिशन कश्मीर की ऑडिशन वॉज हील्स खरीदे थे मैंने 700 रुपये के,
डेक्कन से लिए थे पूना में, और मैं आई थी, और मैं बहुत कम बारी मैंने फ़्लाइट ली है, लेकिन कुछ अर्जेंसी थी तो उन्होंने बोला कि फ़्लाइट से तुम चली आओ, और मैं आई थी मुंबई और ऑडिशन के लिए गई थी। हील्स रखे थे मैंने मेरी बैग में, और संजय सर के साथ जब शूट था तो हील्स पहने थे, और बाद में कुछ बैठने के शॉट्स लिए थे उन्होंने, और याद ही नहीं आया कि ऋतिक के सरोगेट मदर का काम है, क्योंकि ऋतिक मिला था मुझे मेरी ऑडिशन के दिन, और हमारी बहुत अच्छी एक दूसरे से मीटिंग, मतलब इंट्रोडक्शन हुआ था। उसने कहा, हाय आई एम ऋतिक रोशन, सन ऑफ राकेश रोशन, आई एम अ स्ट्रगलर। वाह, उन्होंने ये कहा आपसे? आई लव इट। बिकॉज ही हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है। तो आई सेड, हाय आई एम सोनाली कुलकर्णी, डॉटर ऑफ वीजी कुलकर्णी, आई एम ऑल्सो अ स्ट्रगलर। हमने एक दूसरे को बेस्ट लक वगैरह बोला था कि ऑल द बेस्ट ना, अच्छा कर। मेरे पास फ़ोटोज़ भी हैं ऋतिक के साथ, क्योंकि मेरे पास एक जैकेट था जो कि कश्मीरी लग सकता है, तो मैंने कहा श्रीनगर में रहने वाली फैमिली है, तो मैं वो जैकेट ले आई थी। वो जैकेट मैंने पहना है ऑडिशन में, और ऋतिक के और मेरे फ़ोटोज़ हैं कि मैंने वो पूरा सीन एनेक्ट किया था। और सिलेक्शन होने के बाद जब हम मिले भी थे तो बड़ा हमने चीयर किया था कि वेरी नाइस यार, यू आर डूइंग द फिल्म। एंड दैट टाइम ऋतिक हैड बिकम द ऋतिक रोशन, वो तो है। विधु विनोद चोपड़ा के बारे में सब जानते हैं, वो जीनियस है। कुछ लोग उनको मैवरिक बुलाते हैं। लोग जानते हैं वो इतने पैशनेट है अपने डायरेक्शन के बारे में, फिल्म्स के बारे में, कि कभी कभार मूड इधर का उधर हो जाता है, गुस्से हो जाते हैं। आपके साथ हुआ? हाँ, एक बारी बहुत डांट खाई थी मैंने। वी वर इन श्रीनगर, वी वर इन द नेहरू गेस्ट हाउस, जहाँ पे ब्लैक रोज आते हैं, मतलब उनके गार्डन में दिखाई देते हैं। वी वर स्टेइंग देयर, इतनी ठंड थी। वी वर शूटिंग इन श्रीनगर इन अक्टूबर, और 2 दिन मेरा शूट ही नहीं था, एंड आई गॉट फीवर, और मैं रिहर्सल पे रिहर्सल किए जा रही हूँ। एवरी डे दे वी यूज़ टू हैव अ मीटिंग, और एक दिन मतलब मुझे लगता है बुखार सर तक चढ़ गया था, और मीटिंग के टाइम मैंने कहा था कि 2 दिन से मेरी शूटिंग नहीं है, मुझे वापस भेज दो आप। तो विनोद ने कहा था, तू पागल है, इधर यहाँ से तुझे वापस भेजूंगा मैं? बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा, मेरे सीन्स कब होने वाले हैं ये देखो। मुझे पता होना चाहिए था तब कि मैं विधु विनोद चोपड़ा सर से बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये कहना था कि 2-3 दिन हो गए मैं कुछ शूट नहीं कर रही हूँ, आपके भी पैसे ज़ाया हो रहे हैं, आप मुझे वापस भेज दो, जब भी आप सीन प्लान करोगे मैं आ जाऊँगी। अरे उसके लिए फ़्लाइट भी लगता है ना, फ़्लाइट के पैसे तो भरने पड़ेंगे। लेकिन मैंने बहुत झगड़ा किया, तो तू पागल है, ऐसे विनोद ने बोला था। मैंने कहा, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मैं सारी लाइनें याद करती हूँ, मुझे मेरा रोल पता है। तो बाद में विनोद ने किसी को बोला, इसको खाना वाना खिला दो, इसे बुखार चढ़ गया। लेकिन बाद में मेरा शूट हुआ, लेकिन विनोद को गुस्सा बहुत आता था, और उस पर गुस्सेदार और लोग थे। विनोद प्रधान भी थे, अनुराग कश्यप भी था, अनुराग वॉज वन ऑफ द राइटर्स। तो वो वाला अनुराग कैसे था उस टाइम का अनुराग? अरे धमाल, बड़ा रेबेलियस, गुस्सेदार, और मज़ा आता था देखने में। मतलब मैं बात कर रही हूँ शंकर महादेवन वाज सो यंग व्हेन आई हैड हर्ड शंकर, क्योंकि मैं विनोद के साथ गई थी। उनका बैंड्रा में स्टूडियो है ना, जहाँ आज भी है मुझे लगता है, जहाँ वो कंपोज कर, चर्च के पीछे, तो वहाँ कंपोज कर रहे थे ना। आई वाज लाइक, आई हैड फॉलन इन लव विद शंकर की। वाह, मैं इनको इन पर्सन पहली बार देख रही हूँ, हु इज़ ही। वैसे ही मेरा अनुराग के बारे में हुआ था कि हु इज़ दिस गाय। दैट इज़ द एज व्हेन यू आर गेटिंग इम्प्रेस्ड ना बाय वैरायटी। उससे ओवरवेलमिंग लगता था कि कितने टैलेंटेड लोग हैं, और इनकी फिल्म का मैं एक हिस्सा होने वाली हूँ। मुझे बड़ा स्पेशल लगता था। बाबा और आपका कुछ बताओ ना, कुछ किस्सा है क्या? संजय दत्त, ही इज सो स्वीट। एक तो बताना ही पड़ेगा। अभी हमारा सीन है, सब ने उसे नाम दिया था उस सीन को बेडरूम सीन। ज़रूरत बिल्कुल नहीं है,
बेडरूम सीन होता है ना कभी कभी, हाँ। वो कभी बोल देते हैं हम लोग रेड शर्ट सीन, हाँ, ऐसे बैल्कनी क्या? सीन, वैसे वो बेडरूम सीन था। और जो भी हेयर ड्रेसर थी, मेरी पर्सनल नहीं थी वो, उन्होंने मुझे अचानक कॉस्ट्यूम चेंज के बाद पूछा, वैक्सिंग वगैरह की है ना तुमने? मैंने कहा क्या? हाँ शायद, हाँ यस। अच्छा खासा गाउन पहना है और मैं इतनी नर्वस हो गई। मैं गई एंड आई टुक द पोजीशन एंड आई वाज जस्ट नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। और मेरे होंठ कांप रहे थे, मेरा हाथ, मेरे फिंगर्स कांप रहे थे। और सीन ये था, संजय बोलते हैं कि आज अल्ताफ ने मुझे अब्बा बुलाया, तो मैं कहती हूँ लेकिन मुझे अम्मी पहले ही बुलाया है। और हमें छोटी सी नोकझोंक होती है एंड वी जस्ट द सीन डिजॉल्व्स इनटू आवर हग। तो मैं इतनी नर्वस हो गई थी, कभी पैर नीचे रख रही हूँ, कभी खड़े हो रही हूँ, गाउन ठीक कर रही हूँ, बाल ठीक कर रही हूँ। तो संजय ने मुझे बोला, 1 मिनट इधर आ, बैठ, इसमें ना पप्पी भी नहीं कुछ भी नहीं है, बस 2 डायलॉग है और हक करना है। पहले मैं नर्वस हूँ, उसके ऊपर तू इतना नर्वस होएगी तो ये सीन बनेगा ही नहीं बेटा, तू जरा शांत हो जा। तो उसके बाद बेडरूम सीन एकदम फ्रेंडली तरीके से कंप्लीट हो गया। बहुत क्यूट है यार, सुनने तो। टू हाँ? क्यूट, टू क्यूट, पप्पी भी नहीं। कुछ भी नहीं था। हाँ। फिर प्यार तूने क्या किया, राम गोपाल वर्मा, फरदीन खान, उर्मिला मातोंडकर, आप। रामू को मैं बहुत मानता हूं, एंड स्पेशली उस टाइम पे वो कुछ भी करते थे वो मैजिकल था, और मुझे लगता था कि वो अपने समय से बहुत आगे थे। ये जो अभी लोग रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, वेरी ट्रू। वो राम गोपाल वर्मा थे, ही स्टार्टेड दैट, कि अच्छे एक्टर्स चाहिए, डजेंट मैटर इफ यू आर फेयर, गुड लुकिंग और नॉट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे रियल कैरेक्टर्स चाहिए। वो कैसा था एक्सपीरियंस? दैट फिल्म इज थैंक्स टू मकरंद देशपांडे, क्योंकि मैं मकरंद के साथ नाटक कर रही थी और रामू सर ने मेरा एक नाटक देखा और फिर उन्होंने प्यार तूने क्या किया के लिए मेरी कास्टिंग की थी। और मैं महा इम्प्रेस थी उर्मिला से, आज भी हूँ, क्योंकि उनका फिटनेस मतलब अमेजिंग है। रामू सर प्रोड्यूसर थे, वो डायरेक्टर नहीं थे, बट मुझे उनसे मिलने का मौका मिला है एंड बाद में मैंने उनके साथ काम किया, डरना ज़रूरी है मैं, विद सुनील शेट्टी एंड राजपाल। तो रामू सर की एक एनर्जी है ना, मुझे हमेशा लगता है कि वाई डू वी नीड डायरेक्टर्स। डायलॉग तो तुम भी याद कर सकते हो, मैं भी याद कर सकती हूँ। अगर हम एक्टर्स डिसाइड करें कि ये लाइन हम ऐसे बोल लेते हैं, तो यू नो वी कैन डिज़ाइन अ सीन। कैमरा कहीं रखेंगे, क्लोजअप वोजअप बीच बीच में काट लेंगे, बट द डायरेक्टर हैज़ कैपेसिटी टू इंस्टिगेट यू, टू ड्राइव योर एनर्जी, तभी आप ऐसे शॉट देते हो। तो रामू सर में ना वो बात, मतलब वो, आई मिस हिम इन हिंदी इंडस्ट्री। मैं भी बहुत मिस करता हूँ उनको, है ना। कभी कभार मेरी बिल्डिंग के नीचे एक रेस्टोरेंट, वहाँ बैठते हैं तो मुझे मिल जाते, तो हम दोनों बैठ के बहुत गप्पे मारते हैं। कितने फ्री स्पिरिटेड है। ऑब्वियसली उनकी फिल्में अभी नहीं चल रही हैं, बट ही इज मैड, एंड आई मीन मैड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। वो कब आएंगे, क्या घुमा देंगे, किसी को मालूम नहीं है। एंड वन मस्ट रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट चेंज इन इंडियन सिनेमा जो आया था उनकी वजह से था उस दौर में। Wasn't he the first one during the lockdown? उन्होंने, नहीं लॉकडाउन भी नहीं, उसके पहले उन्होंने आईफोन पे शूट किया था। ऑफ कोर्स, है ना। रामू सर वाज द रेवोल्यूशनरी इमेजिन डायरेक्टर। कैसे सोचते हैं। फरदीन उस वक्त तो स्टार भी था, हाँ, वेरी गुड लुकिंग गाय। उसका उसका कैसा था बॉडी लैंग्वेज, क्या वो कॉन्फिडेंट थे या अंडरस्टेटेड थे? फरदीन आज तक बहुत सिंसियर है, बहुत ही सिंसियर। अपने सीन्स पढ़ेंगे,
लाइनें तैयार करके आएंगे. He loves to talk about process of acting. तो हम हैदराबाद में शूट कर रहे थे, तो उर्मिला तो स्टार थी, लेकिन मुझे उनकी सेपरेट गाड़ी थी, लेकिन मुझे कभी कभी मौका मिलता था टू शेयर द कार विद फरदीन. वाइल कमिंग बैक एक गाड़ी कम है, तो कभी कभी फरदीन को रिक्वेस्ट करते थे कि ये पार्सल आपके साथ भेजें क्या. तो बड़ा प्यारा पार्सल है वो, बाय द वे. थैंक यू. लेकिन बड़ा मज़ा आया फरदीन, क्योंकि फरदीन हैज़ स्टडीड एक्टिंग अब्रॉड, तो वो काफ़ी कुछ बताता था, उसने पढ़ा भी बहुत है. नाइस टू हैव हिम बैक इन एक्शन. उस टाइम परसेप्शन था फरदीन का, इट कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, कि बड़ा फ्लैम्बॉयंट था, पार्टी बॉय था, थोड़ा chip on the shoulder था. I don't know how true that is. Not really. I mean, he didn't come across like that with me, because we were away in Hyderabad. We had hectic shifts. तो बस काम करते थे और that's about it. फिर उसके बाद क्या? ना. माइंड ब्लोइंग. पूजा, दिल चाहता है कल्ट फिल्म. आई रियली वॉन्ट यू टू रीलिव बहुत सारे मोमेंट्स, क्योंकि वो फिल्म हम सब के लिए दी फिल्म है. मुझे मालूम पहले लोग कहते थे कि यार कैसे चलेगा फिल्म, क्या स्टोरी है, सारे नॉर्म्स को तोड़ दिया वो फिल्म. एंड आपका किरदार, आप 90 साल की भी होंगी, लोग आपको याद रखेंगे फॉर पूजा. टेल मी ऑल दैट कम्स टू योर माइंड. 2 घंटा आप जा सकती हैं बोल के, मैं बैठा हूं, मेरे दर्शक बैठे, गारंटीड कोई नहीं स्विच ऑफ करने वाला है. मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ जिंदगी में. वैसे भी मुझे लगता है कि आई एम एब्सोल्युटली ब्लेस्ड एंड लकीएस्ट पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसे लोग मिले हैं, मुझे ऐसी फिल्में मिली हैं. एनी एक्टर वुड लव टू बी इन माई शू. दिल चाहता है विल नॉट रिप्लेस उसका स्टारडम, उसकी स्टैंडिंग एवर इन माई लाइफ, एवर इन ऑडियंसेस मेमोरी, बिकॉज उस फिल्म ने मुझे लगता है कि एक डेफिनेशन चेंज कर दी एंटरटेनमेंट की. और इनसाइड द इंडस्ट्री दिल चाहता है चेंज सो मेनी थिंग्स. मेकअप चेंज्ड, कॉस्ट्यूम चेंज्ड, है ना, हेयर चेंज्ड. आई ऑल्सो हैड अ हेयर कट फॉर दिल चाहता है. तब तक मेरे बाल लंबे थे, लेकिन दिल चाहता है ने मुझे पर्सनालिटी दी. म्यूज़िक वॉज सो डिफरेंट. सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग. मुझे आज भी याद है मेरी हाउ आई वॉज अप्रोच्ड फॉर दिल चाहता है. कैसे? तो तब ना फोटो सेशंस का दौर था कि हम लोग फोटो सेशन तो करते ही थे. तो फोटो सेशन के बाद उस पर आपका पेजर नंबर डाल देते थे कि तो फोटो सेशन यानी ऑडिशन टाइप है? हाँ, नहीं मतलब एक्टर्स खुद के फोटो सेशन करते थे कि 4 लुक वाला फोटो सेशन. अच्छा, ऐसे हो गया. हाँ, बस ऐसे एक साड़ी में, लड़कियां एक साड़ी में, हाँ. एक टॉप में, एक कुछ ब्लैक एंड वाइट एंड एक ग्लैमर लुक. वो सब होता था अलग अलग. मैंने गौतम राजाध्यक्ष के सर के साथ शूट किया है, काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स के साथ किया है. 1-2 ऐसे भी हैं जिनके नाम मैं ज़िंदगी में कभी लेना नहीं चाहूँगी. बहुत वाहियात फोटोग्राफर्स थे. नहीं, उनको लगता था कि मैंने मेरी आंखों के सामने देखा कि मैं आपको पैसे दे रही हूँ, मैंने आपका अपॉइंटमेंट लिया है, मैं आई हूँ और आप टाइम से नहीं आ सकते अपने ही स्टूडियो में. और जब मेरे शूट के बीच में कोई स्टार आ जाए तो आप सब छोड़ छाड़ के उनके पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए घूम रहे हो. दैट्स नॉट डन यार. यू डोंट वैल्यू पीपल देन, यू वैल्यू स्टार्स. वो मैंने देखा है, जबकि मैं एक स्ट्रगलर थी, बट आई डिडंट लाइक इट एंड आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस पर्सन अगेन. ये मेरे खुद के उसूल थे और मैंने नहीं किया उनके साथ और दोबारा काम. इंसानी दौर पे भी गलत है. दूसरा, आप उनकी क्लाइंट थी, आप थोड़ी ये कह रही थी कि आओ भाई फ्री में करो, ये सब थोड़ी है ना. अगर वो भी करती तब भी यू कांट डिसरिस्पेक्ट समवन, बट यू आर लाइक अ क्लाइंट. तो खैर फोटो सेशन किसी एक अच्छे दोस्त के साथ किया था. और पेजर नंबर होता था. पेजर नंबर था मेरा शूट किया था आज के बहुत बड़े डीओपी अमलेंदु चौधरी ने. अमलेंदु मेरा दोस्त है, हम दोनों पूना से हैं,
अब ये कहना भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त इतना बड़ा काम कर रहा है। वो भी आपके बारे में यही कहता होगा। आई रियली होप। श्योर। तो किसी के पास मेरे फोटो थे किसी ऑफिस में, और वो फोटोज ज़मीन पे गिर गए, और वहाँ पे जोया थी, और जोया ने वो फ़ोटो देखे और उसने बोला कि ये किसकी फ़ोटो है, और वो फ़ोटो उठाई गई और somebody said कि ये सोनाली कुलकर्णी की फ़ोटो है। तो जोया सेड नहीं नहीं, मैंने उसकी फिल्में देखी है, सोनाली ऐसे नहीं दिखती है। तो जोया ने मुझे बुलाया कि तू एक बारी मिलने के लिए आ जा, क्योंकि मैंने तुझे नॉर्मल कैजुअल कपड़ों में देखा नहीं है, सिटी लाइफ में देखा नहीं है, तो तू आ जा। और जोया ने मुझे एक्सेल के ऑफिस में बुलाया था, मुझे लगता है गुरु गंगेश्वर मार्ग पे उनकी ऑफिस थी, मैं वहाँ गई थी, और वी हैड सच अ लवली टाइम रिहर्सिंग दैट सीन। जब मैं सैफ पहली बार सैफ के घर जाती हूँ एंड उसके रूम में बहुत सारा मेस है, एंड वी इम्प्रोवाइज दैट सीन एंड वी वर लाफिंग यू नो। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट दिस फिल्म। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा हमेशा रहा है अंडरटोन कि इट्स ओके इफ़ दे डोंट कास्ट मी। क्योंकि ऐसा तो नहीं था ना कि उन्होंने ये बोला था कि किसके पास पैसे ज़्यादा हैं उनको लेंगे, मैं किसको जानता हूँ उनको लेंगे। फेयर डील थी कि ऑडिशन लेते हैं और फिर कास्टिंग करेंगे। तो मुझे ये मामला बड़ा अच्छा लगता है कि दे आर जस्ट चेकिंग हु विल सूट द पार्ट मोर। तो नहीं भी करते हैं तो दे हैव देयर रीजंस। तो आई डोंट होल्ड एनीबडी, आई डोंट हैव एंगर अगेंस्ट एनीवन कि उन्होंने मुझे कास्ट नहीं किया। दे हैव देयर वैलिड रीजंस। तो लेकिन जोया ने मुझे कास्ट किया था एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। हमारे कॉस्ट्यूम डायरेक्टर थे अर्जुन भसीन, फैब्यूलस कॉस्ट्यूम्स, हेयर बाय ऑडहेना एंड अवान कॉन्ट्रैक्टर। तो आई गॉट अ न्यू सेल्फ, न्यू आइडेंटिटी विद दिल चाहता है। मुझे अभी भी याद है सिद्धार्थ, मैं बी ब्लंट नहीं, तब क्या नाम था, बी ब्लंट नहीं, जूस शायद जूस नाम था ऑडहेना के सैलून का। तो मैं गई थी और काफ़ी देर तक मेरे बालों पे काम कर रहे थे एंड ऑडहेना वाज प्रेग्नेंट, मेनी मंथ्स प्रेग्नेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बाप रे 7 मंथ्स प्रेग्नेंट लेकिन अभी भी काम कर रही है। वैसे ही मुझे रजत कपूर के वाइफ के बारे में लगा था जब मैंने वर्व का कवर शूट किया था एंड रजत्स वाइफ वाज ऑलमोस्ट 8.5 मंथ्स प्रेग्नेंट एंड और भी बहुत अच्छे से काम कर रही थी। काफ़ी देर तक काम चला। मुझे याद है मैं लास्ट एशियाड कुछ 12 बजे की एशियाड पकड़ के पूना चली गई। सुबह सुबह पापा इंजीनियरिंग कॉलेज के सिग्नल पे मुझे लेने के लिए आते थे। आए, मैं घर आई और थोड़ी देर सो गई। सुबह जब हुई तो एक रूम से मैं बाहर आई, दूसरे रूम से संदेश, बालकनी से बाबा आए और किचन से आई। मुझे देख के संदेश इतना ज़ोर से चिल्लाया और मैं भी चिल्लाने लगी। मुझे लगा छिपकली है, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। एवरीबडी स्टार्टेड स्क्रीमिंग और सब लोग मुझे देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो फिर सब लोगों ने बोला कि तूने अपने आप को देखा नहीं? तो मैंने कहा क्या हुआ? तो आई रश टू द लिविंग रूम जहाँ पे एक बड़ा मिरर है, आज भी है आई बाबा के घर में, और मैंने देखा मेरे बाल रेड थे, रेड, ब्राइट रेड और इतने छोटे। और मैं खुद को देख रही थी कि अरे बाप रे, लाल तो नहीं थे कल रात को जब मैं जूस से निकली थी। तो हेयर कट बड़ा क्यूट लग रहा था। मैंने जाके मुंबई वापस आने के बाद ऑडहेना को बोला कि ये शेड तुम्हें चाहिए थी क्या, मुझे ज़रा ज़्यादा ही ब्राइट लग रही है। शी सेड नो नो, वी विल चेंज इट, इट विल म्यूट, इट विल गो डाउन समय के साथ। हाँ, कपल ऑफ वॉशेस इट विल गो डाउन एंड आई स्टिल वांट टू प्रोसेस इट। लेकिन वो जो रिएक्शन थी, मुझे लग रहा है छिपकली है, वो मुझे देख के चिल्ला रहे हैं। इट वॉज हिलेरियस। शूटिंग वॉज फन फन फन।
ह्यूज डिसिप्लिन एंड लॉट ऑफ फन, क्योंकि प्रोडक्शन डिज़ाइनर टर्म केम विथ दिल चाहता है, कॉल शीट केम विथ दिल चाहता है, सो मेनी इंटरेस्टिंग पीपल वर कनेक्टेड टू फरहान एंड रितेश. मुझे लगता है बड़ी क्रांति आ गई दिल चाहता है के साथ हमारी इंडस्ट्री में. माई सॉन्ग बिकेम द कल्ट सॉन्ग टिल डेट. पीपल रिमेंबर दैट सॉन्ग एंड एक कर दो ना स्टेप यार ऐसे ऐसे. वो सॉन्ग आज तक यार, माय गॉड, कहीं पे भी जाओ एक बीट भी बजता है सब शुरू हो जाते हैं. और 5 मिनट रिहर्सल हुई थी. फारा थी कोरियोग्राफर, और फरा के असिस्टेंट ने बुलाया था और मैंने कहा था देखो मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं, क्योंकि पृथ्वी में मेरा नाटक है, शो है मेरा आज, तो आई हैव टू लीव. 6 बजे शो है, 3 o'clock आई हैव टू लीव. माई रिहर्सल गॉट ओवर इन सम 5-10 minutes. दे टॉट मी 1 2 1 2 3 एंड देन द असिस्टेंट सेड जाओ तुम, हो गया. मैंने कहा दैट्स इट. शी सेड या दैट्स इट, बाकी फारा तुम्हें बता देगी, दैट्स इट. एंड आज तक मुझे स्टेप्स याद हैं. इतने सारे साल हो गए लेकिन आज भी 1 2 1 2 3 मुझे याद है. पर जानते हो क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेप्स, कमिंग बैक टू अ बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्जेशन, जो आपके माता पिता थे, सिंप्लिसिटी, वो रिलेटेबल होता है. हम लोग सब बीच में बहुत कॉम्प्लिकेट हो गए थे. आई एम टॉकिंग अबाउट एज ह्यूमन बीइंग्स. हम लोग को ये, और अब 2024 में सब वापस बेसिक्स जाना चाहते हैं. लोगों को बुलशिट नहीं चाहिए, सिंप्लिसिटी नहीं चाहिए, सिंपल रहो बस यार. तो वो स्टेप सिंप्लिसिटी का एग्जाम्पल है. करेक्ट करेक्ट. कि आपको बेस्ट डांसर होने की जरूरत नहीं है, बस लोग कनेक्ट करें, है ना. और हर एक डेकेड से कनेक्ट कर रहे थे. किसी में साड़ी थी, वो जो बूफों वाला लुक है ना, जिसमें एकदम बॉडी फिटिंग सलवार कमीज पहनी है मैंने, वो तो देख के सैफ खुद हंस रहे थे, क्योंकि ही हैज सीन हिज मॉम वेयरिंग दैट हेयर स्टाइल. तो और छोटे छोटे रिएक्शंस जो फारा मुझे बता रही थी कि उसमें कुछ कार सीक्वेंस हैं. यू प्लीज़ वॉच दैट अंतरा फॉर सैफ एंड सोनाली, कि उसमें फारा ने हमें जो करने के लिए बोला है कि हमारे लुक कुछ टेढ़े हैं. गाड़ी आगे जा रही है बट हम एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, हम कुछ ऐसे देख रहे हैं इधर. क्यों ऐसे? क्योंकि मतलब फेसिंग मिले कैमरा की, और हमारे एक्सप्रेशंस पता चले. वो होता था उस जमाने में कि ये वाली एक्टिंग. रवि के चंद्रन, आइकॉनिक शॉट्स. तो हम सब कितनी बार गए हैं फरहान और जोया के घर खाना खाने के लिए, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन जावेद अंकल के संस्कार या उस वातावरण में रहने का जो फ़र्क हमें समझ में आता है ना, जोया और फरहान को प्यार है. मतलब पीपल कीप टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म. मुझे लगता है नेपोटिज्म से भी ज़्यादा एक बहुत खूबसूरत बात होती है, जिससे मैं मराठी में कह सकती हूँ कि मी हरखून जाते दरवेळेला. मुझे हमेशा आई फील सो स्पेशल. जो लोग, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू मीट सलमान, उनके बचपन में, आमिर के बचपन में, अभिषेक के बचपन में जो माहौल था, दैट वाज यूनिक यार. इट वाज सलीम जावेद. उनके आसपास जो चर्चाएं चल रही थी, जोया और फरहान के बचपन में उनके घर कौन आता होगा, वो क्या बातें होती होंगी. आई फील quite excited about this. Not that I make them talk about this, but whenever you get a chance कि कभी कभी उनकी बातों में आ जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि touchwood I am here at this point. आप रैप अप पार्टी के बारे में बता रही थी, क्या हुआ रैप अप पार्टी में? कुछ हुआ था क्या? बहुत डांस किया था हमने दिल चाहता के गानों पर. हाँ, अरे बाप रे. कोई कहे ये सब किया कि नहीं? सब किया, और सब लोग खुद के कपड़े पहन के आए थे. लेकिन उस दिन मुझे पता चला था कि पीपल आर गेटिंग ब्रेव, क्योंकि बॉयज वर वेयरिंग कलर्स
ट्राउजर्स में कभी कलर नहीं थे. दैट इज थैंक्स टू दिल चाहता है, ऐसा मुझे लगता है. क्या ये बॉन्ड्स फिल्म के बियॉन्ड भी ट्रांसेंड कर रहा था, या फिर काम खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए? मुझे लगता है कि इट स्टेज. ऐसा नहीं है कि हम इतने दोस्त हो गए कि अब हम एक दूसरे के घर में पड़े रहते हैं. नो, बट देर आर डिफरेंट चैनल्स. आई गॉट टू वर्क विद आमिर ऑन हिज पानी फाउंडेशन. वाई वुड आमिर इन्वाइट मी? But he thought of me when he was working on Pani Foundation project, and he, invited me to get associated with. हाल ही में Farhan saw my show called Manvat, and he told me that he really liked it. The way Zoya meets me so fondly, so warmly, whenever we bump into each other, it is, I mean, extremely ह्यूमन. और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई फिल्मी लोग हैं. लड़कियों के बीच में कैसा बॉन्ड था? प्रीति जिंटा थी, डिम्पल जी ऑब्वियसली मैडम थी वहाँ पे. तो डिम्पल जी के साथ मेरे सीन्स ही नहीं हैं, तो उनसे फ्रेंडशिप करने का मौका ही नहीं मिला. उनको सिर्फ गेट टुगेदर या पार्टी में उनको देखने का मौका मिला. उसी से मैं खुश हूँ आज तक. प्रीति, जेम ऑफ अ पर्सन. काफ़ी सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती है. रवीना, आई लव रवीना, आई लव उर्मिला. कितने सारी मेरी को एक्ट्रेसेस जो हैं, बहुत कम लोगों के साथ मेरा पंगा कुछ हुआ है. ऐश्वर्या, नम्रता, प्रीति का नाम तो मैंने लिया ही. मुझे लगता है कि ये सारी हीरोइंस जो हैं, रानी मुखर्जी, they are very spirited. They don't have typical insecurities. तो when you work together, मुझे लगता है ये सारे वहम जो हैं वो टूट जाते हैं इनसिक्योरिटी वाले लोगों के. तो प्रीति के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, मिशन कश्मीर एंड दिल चाहता है. शी इज़ सच अ स्पोर्ट. सो इज़ रवीना. नेवर, मतलब वेरी फ्यू पीपल आई हैव सीन कि उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े स्टार हैं. दे आर एब्सोल्युटली ईजी, वार्म एंड फ्रेंडली. एब्सोल्युटली. एंड ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डूइंग सीन्स नाइसली. कि चलो यार लाइनें करते हैं. वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. अक्षय खन्ना कहा जाता है कि बहुत इंट्रोवर्टिश है, ज़्यादा बोलते नहीं है. वो वैसे ही थे ऑन द सेट्स भी, अपने आप में ही? ही वॉज चिल्ड, बातें करते थे. और सैफ, विटी वन लाइनर्स उनके आज तक फेमस है. हाँ, वो वैसे ही हैं. सैफ इज़ द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव सीन ऑन द सेट्स. मुझे एक सीक्वेंस था जब हम शूट कर रहे थे, उनके घर में जाती हूँ पहली बार, तो ना somebody, I think costume assistant or someone was really nervous and उदास चेहरा हो गया था उसका. तो सैफ had actually stopped the shot and he said, "Are you okay? Is everything all right? Are you feeling unwell?" तो ऐसे कौन इतना ध्यान देता है. लोग बोलते हैं कि चलो हटो यार, मेरे विजन क्लियर रखो, है ना. क्या आमिर खान उतने ही परफेक्शनिस्ट थे उस वक्त कि उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने आप को टू द डायरेक्टर फरहान? मुझे लगता है कि जैसे मैं दुबे जी के बारे में बात कर रही थी, तो दुबे जी ने ना एक पोएट्री प्रोग्राम किया था पूना में, आयुष्यात पहिल्यांदाच, मराठी प्रोग्राम था. तो मुझे लगता है उस फिल्म में ना हमें हमारी आइडेंटिटी मिली थी. फॉर एग्जाम्पल, उसमें एक गाना बजता था, सावनिया संझा में अंबर भर आई, कौन चाल चलत काना, राधा भरमाई. बहुत सुंदर गाना है, दृष्टि फिल्म का गाना है. आवाज़ किशोरी अमोनकर जी की, गाना सरस्वती किशोरी अमोनकर. सावनिया. तो उसमें मैंने बताया ना 100 स्टूडेंट्स थे, तो जो सारी लड़कियां थी
उनको अलग अलग एक्टिविटी दी थी दुबे जी ने, कि कोई दौड़ के आता था, कोई बूंदों के साथ खेलता था, कोई अपनी दोस्त को लेके आती थी और फुगड़ी लेती थी, कोई किसी को चिढ़ाती थी। मैं हमेशा लास्ट विंग से एंटर करती थी। इफ़ सपोज ऑडियंस इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मैं लास्ट विंग से आती थी, चलकर इस वाली विंग तक जाती थी, सामने आती थी और सामने से क्रॉस करके आगे वाले कोने तक आके, और मेरा क्या था कि मैं कुछ याद कर रही हूँ और मैं एक हाथ बूंद झेल रही हूँ या मैं अपने आप में चल रही हूँ, और उस पूरे गाने में ना सब मेरे ऊपर ही ध्यान रहता था सभी का। तो पता नहीं क्यों उस आयुष्य पहले अंदाज में सबको अपने अपने पर्सनालिटीज़ मिल गए थे। वैसे दिल चाहता है मैं ना, हम सबको हमारी पर्सनालिटीज़, न्यूअर सेल्व्स मिले थे। तो आमिर, सैफ, अक्षय, प्रीति, मैं, मुझे लगता है और भी समंथा जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आज भी, हम सबको हमारे एटीट्यूड्स और कैरेक्टर्स मिल गए थे। हम वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। वाह। उसके बाद टैक्सी 9211, जॉन इब्राहिम, नाना पाटेकर, आप नाना पाटेकर के ऑपोजिट थी। करेक्ट। और आप लोग शो स्टीलर्स बन गए थे। नाना जी के साथ इंटिमिडेटिंग था काम करने के लिए? तब था, थोड़ा डर भी लगा था नाना सर का, लेकिन आज तो नहीं लगता, क्योंकि अब मैंने उनके साथ 3 फिल्में की हैं। टैक्सी नंबर 9211 के बाद मैंने की थी देउल नाम की फिल्म, जिसे नेशनल अवार्ड स्वर्ण कमल मिला था, राष्ट्रपति पुरस्कार। वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आई हैव एवर वर्कड इन, उमेश कुलकर्णी की फिल्म। और उसके बाद और एक बेहतरीन फिल्म उनके साथ की मैंने, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे। तो नाना सर के साथ ना जर्नी हुई है मेरी, कि बहुत सारा डर, फिर बहुत सारा छुपा हुआ गुस्सा कि अच्छा इतना अच्छा काम करेंगे देख लूँगी। और वो ना उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको अपने को एक्टर से अच्छा काम करवाना बहुत। और पता नहीं, वो डायरेक्टर भी नहीं होते हैं, लेकिन नाना सर को लगता है कि मेरी ही जिम्मेदारी है, सब लोगों का काम अच्छा होना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और वो वहाँ क्यूज़ देने के लिए बैठते हैं, आपको सजेशंस देने के लिए आते हैं, और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि गलती से मेरा काम और अच्छा हो जाए तो वो इनसिक्योरिटी ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है चल ना तू सेंचुरी कर, मैं हूँ ही यहाँ डबल सेंचुरी के लिए। तो वो उनका स्पिरिट है। लेकिन तब मतलब डर धीरे धीरे कम होता गया। फिर देउल के टाइम थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई, और अब बहुत अच्छी दोस्ती है। पोस्टर बॉयज, बॉबी देओल, सनी देओल, अभी देखा जाए देओल्स का क्या कमबैक रहा है। गदर, सनी पाजी, एनिमल, बॉबी, अच्छे लोग हैं। पर जब वो पोस्टर बॉयज कर रहे थे, उनका बेस्ट फेज नहीं चल रहा था, उसके बाद उनका सडनली हो गया। उनका मोराल कैसे था सेट्स पर जब आप काम कर रही थी दोनों देओल्स के साथ? मैंने सनी सर के साथ पहले भी काम किया है, लेकिन वो फिल्म आई नहीं। अच्छा। आई थिंक द फिल्म वॉज कॉल्ड द मैन समथिंग, इट वॉज हिज डायरेक्टोरियल फिल्म। सनी सर, मैं और शिल्पा शेट्टी, तो हमने गोवा में शूट की पूरी फिल्म, सिर्फ उसका क्लाइमैक्स बचा था, गाने भी हो गए हैं, बट फॉर सम रीज़न दैट फिल्म डिडंट गेट रिलीज्ड। तुम्हें याद है इंडिया में पहली बार 4 करोड़ की एक कार आई थी, इट वॉज फॉर दैट फिल्म। अरे हाँ, बहुत बहुत चर्चा में आई थी वो, है ना, उसके दरवाजे कुछ उल्टे खुलते थे, सम थिंग वाज देयर, सम क्वर्क। हमारे लिए तो सीधा रास्ता ही अच्छा है। हाँ। तो सनी सर के साथ काम किया था मैंने, एंड आई नो हाउ शांत एंड लविंग ही इज। द वे ही वुड एक्सप्लेन अ सीन, द वे ही कनेक्ट्स एवरीथिंग टू हिज फैमिली, इट्स कभी कभी लगता है कि आई
यू फील लाइक प्रोटेक्टिंग हिज इमोशंस. बहुत उनकी फैमिली तो ऐसे है, पता है, मतलब यू फील लाइक ब्लेसिंग देम, क्योंकि पापा से इतना प्यार करते हैं. धर्मपा जी तो हमारे पोस्टर बॉयज़ के म्यूज़िक लॉन्च पे भी आए थे और ही स्टोल द शो, यू नो. कि हम सबको एक एक सवाल पूछा, लेकिन धर्मपा जी को जो सवाल पूछे लोगों ने और धर्मपा जी ने जवाब दिए थे. कैसे सवाल माने? मतलब बदमाशी वाले? नहीं, मतलब सवाल की किया, सर आप कब आएंगे वापस फिल्म में, आप सब लोग इकट्ठा कब दिखाए. प्यार से लोग पूछते ही है ना, और उनको सालों से जानते हैं जर्नलिस्ट. ऑफ कोर्स. और धर्मपा जी भी सबको फेस से जानते होंगे, शायद नाम से भी जानते होंगे, लेकिन वो जो खुल के बात कर रहे थे, मुझे लगा था कि प्लीज़ छोड़ो अभी माइक, हमारे माइक निकाल लो, सर को बोलने देते हैं. सो लविंग. और बॉबी ने तो ओपनली कहा है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, कि उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस उतना था नहीं, एंड नाउ ही इज बैक. बॉबी का कैसा था? मेरे ज़्यादा सीन्स हैं नहीं, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा फेज जो भी है, सेट पे हमें ग्राउंड ज़ीरो पे आना ही पड़ता है. आप कितने भी बड़े स्टार हो. मैंने अमित जी के साथ काम किया है, काम मतलब एकदम फालतू काम किया है, लेकिन सच में फालतू काम. एक अग्निवर्षा नाम की फिल्म थी. अरे जैकी श्रॉफ जी थे वो सब, रवीना टंडन थी उसमें, एंड मिलिंद सोमन एंड मी. कोई पीरियड फिल्म था ना. Correct. हाँ देखो लाइक दैट. तुम में फिल्मी कीड़ा है सब. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसर्च टीम ने रिसर्च किया है. अरे हम बैठे. यस. तो नागार्जुन थे, प्रभुदेवा थे, मोहन अगाशे, तो बच्चन साहब थे इंद्रदेव, और मैं उसमें थी नितिलाई, एक ट्राइबल गर्ल. तो मेरा एक फालतू सीन था कि जब वो प्रकट होते हैं तो मुझे मिलिन की गोद में मरना था. मैं इतना खुशी खुशी मरी हूँ. भगवान उठा लो. मरने का सीन और लंबा करो, मैं और मरना चाहती हूँ. हाँ, तो वो एक सीन था. और एक ऐड की थी मैंने उनके साथ. जो उनकी वार्मथ है ना, यू नो, यू आर नॉट इन सेंसेस व्हेन सर इज ऑन द सेट. आपको पता ही नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो, और थोड़ी देर में पता चल कि आप बस देखे जा रहे हो कि वो बैठे हैं, खड़े हो गए, उन्होंने ग्लास लिया. ऐसा मतलब यू डोंट रियलाइज व्हाट यू आर डूइंग. आप पागल हो जाते हो. मुझे ऐसा लगता है जब मैं उनको स्क्रीन पे भी देखती हूँ तो मैं देखते रह जाती हूँ कि ये क्या क्या करते हैं, कितना सोचते हैं. ये सेम इंसान है जो पीकू में था, वो ऐसा कैसा काम कर सकते हैं. आई लव हिम. आई एम द बिगेस्ट फैन, वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस. तो ना वो भी कभी ऐसा बिहेव नहीं करते हैं कि यू नो व्हाट, आप सब पिल्ले हो, आप सब चिल्लर हो मेरे सामने. ऐसा कभी भी नहीं करते हैं. वो पूछते हैं. एक उनको कुछ एंटर होके खड़े रहना था, तो वो पोजीशन वगैरह चेक करके आपको इतना प्यार से, जैसे मैं तुम्हें पूछूंगी कि ये एंगल ठीक है ना, कि थोड़ा ऐसे बैठूं, इतना सिंपली वो पूछ लेते हैं को एक्टर्स को, डीओपी को. तो मुझे लगता है जितने भी स्टार्स या लेजेंड के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मामूटी सर के साथ भी मैंने काम किया, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये लोग कुछ अपना फेम, बैगेज, लग्जरी बैगेज, अवार्ड्स साथ लेके घूमते हैं. वो सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar
मचाओ। आप कभी सेट पे आई हैं जब शायद मेंटली आप सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, कोई दुख होगा, दर्द होगा, फॉर वॉट एवर रीजन, और फिर आपको परफॉर्म करने को बोला गया, आप गई हैं और मुश्किल था, और वो सिचुएशन को आपने कैसे टैकल किया? पता नहीं कैसे तुमने मुझे याद दिलाया सिद्धार्थ। काफ़ी बार ऐसा होता है, मुझे लगता है हर रोज़ ऐसा होता है, क्योंकि जब आप पहुंचते हो सेट पे तो कुछ अलग चल रहा होता है कि अरे यार मैं कावेरी के स्कूल में नहीं जा पाई, आज मेरी पेरेंट्स मीटिंग थी, इन्होंने मतलब मैं बोल रही थी इनको 11 बजे पहुंचूं क्या, लेकिन नहीं 9 बजे विथ मेकअप रेडी, ये होता है। लेकिन आई मस्ट टेल यू, मैं एक नाटक करती हूँ जिसका नाम है वाइट लिली एंड नाइट राइडर। उस नाटक की बाय एक्सीडेंट मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, बिकॉज रसिका जोशी इज़ नो मोर विथ अस। रसिका जोशी वॉज द ओरिजिनल कास्ट ऑफ दैट प्ले। हमारा शो था सिद्धार्थ, और शो के पहले अनाउंसमेंट हुई कि क्या हम सब लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की पूना में हत्या हुई थी। उन पे किसी ने गोलियां चलाई थी। एंड आई स्वेयर, हम लोग शांत खड़े हुए। मैंने नरेंद्र काका के साथ काफ़ी साल काम किया, मतलब जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तब से जब उनकी हत्या हुई उसके 1 हफ्ता पहले तक मैं उनके साथ थी। वो अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करते आए। बस ऐसी श्रद्धा जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करे वो अंधश्रद्धा होती है। भगवान पे हम सब विश्वास रखते हैं, मेरा विश्वास है भगवान पे, लेकिन ऐसी श्रद्धा जिससे आपके इमोशनल, फाइनेंशियल या फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन हो, ये नहीं होना चाहिए। बस इतना ही उनका कहना था। लेकिन वो अनाउंसमेंट हुई कि क्या हम 1 मिनट श्रद्धांजलि दे सकते हैं। फिर हमारा नाटक शुरू हो गया, और मेरे मन में ना मुझे सिर्फ गोलियां सुनाई दे रही थी। मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ तो मैं शो कर रही थी, लेकिन एक सीक्वेंस है जहाँ पे नाइट राइडर बात कर रहा है और मेरे डायलॉग्स नहीं थे। आई स्टिल रिमेंबर, आई वेंट कंप्लीटली ब्लैंक। मेरी आंखों के सामने तारे चमक रहे थे और मुझे बस शूटिंग की वो गन शॉट्स याद आ रहे थे कि नरेंद्र काका की हत्या हुई मेरे शहर में, मेरे लोगों से जिनके लिए वो काम कर रहे थे। उन्होंने हमारे नरेंद्र दाभोलकर का खून किया। उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई, उनके अंतिम संस्कार नहीं कर पाए बिकॉज ही डाइड बाय, ही डिडंट डाई नेचुरल डेथ। और मुझे आज मिलिंद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा कोस्टार मिलिंद फाटक, मिलिंद की आंखों में मुझे पता चला कि यारा पिकअप योर सेल्फ, नाटक चल रहा है, मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। क्योंकि ना मिलिंद कुछ बोल रहा था, मैं बैठी थी एंड आई वॉज लॉस्ट, एंड मिलिंद रिपीटेड हिज डायलॉग। उसने कुछ ऑलमोस्ट ही इन्वाइटेड मी इन द सीन, एंड देन आई हैड टू कम बैक, आई हैड टू टेल माई सेल्फ कि ये अलग सीन है, दिस इज़ अ फनी सीक्वेंस, एंड what has happened in my personal life, and I cannot disappoint my audience. तो मुझे याद है वो, and I just count myself a volunteer कि ये मैं मेरा जो भी मेरी जो मर्यादा है वो मुझे पता है, बट आई विल कीप फाइटिंग कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ गुम हो गया है, तो हम उसे भिड़ने का एक क्लिनिकल वे भी होता है। वी हैव टू फाइंड अ डिफरेंट डॉक्टर। प्रार्थना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना करने से, किसी को जाके मिलने से, किसी के पैर छूने से, क्योंकि कोई हमें बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये अच्छा लगता है सुनने को,
ये करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगी, उसके लिए मैं किसी का बच्चा किडनैप नहीं करूंगी, ना मैं किसी से पैसे एक्सटॉर्ट करूंगी, ना किसी को करने दूंगी। ये मैं मेरे हिसाब से जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं करती आई हूँ, क्योंकि मेरे मरने तक ये श्रद्धांजलि कंप्लीट ही नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना, लोगों को समझ नहीं आता कि बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है, और एंटरटेनर्स परफॉर्म करते हैं और हम लोग सबको लगता है बड़ा आसान होता है, स्टारडम देखते हैं हम लोग, ग्लैमर देखते हैं, मीडिया देखते हैं, बट वी डोंट रियलाइज क्या क्या आप सबको करना पड़ता है, कौन से स्टेट में होते हो आप। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। मराठी सिनेमा, मराठी एक्टर्स, माय गॉड, you're probably one of the finest there is. क्या आपको लगता है जो मराठी सिनेमा को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए पैन इंडिया में अब मिल रहा है? बिल्कुल। उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं कि श्वास बिकेम वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स। जी। देन पैंडेमिक प्रूव टू बी द बून, क्योंकि पैंडेमिक में लोगों ने अलग अलग एक्सप्लोर करना शुरू किया था, OTT का उदय हो रहा था इंडिया में, तो मैं बांग्ला फिल्म्स देखने लगी। मैं पहले से ही देखती थी, लेकिन मैं मलयालम सिनेमा देखने लगी, मैं ऐसा कंटेंट देखने लगी जो शायद कभी एक्सेसिबल नहीं था। हम लोग सब वही करने लगे थे, माइंड खुल गया हम सबका, है ना। of course। तो इसी वजह से मुझे लगता है मराठी फिल्में देखना एक्सेसिबल हो गया, और मराठी फिल्मों को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो एक अलग तरीके से मिलने लगी। अवार्ड्स तो मिलते थे, माइलस्टोन फिल्में तो बनती ही थी, जैसे डॉक्टर जब्बार पटेल साहब ने जो फिल्में बनाई हैं वो इंडियन सिनेमा की लैंडमार्क्स फिल्में हैं, लैंडमार्क्स हैं वो। तो वैसे अब यंग जनरेशन जो कर रही है वो काम भी पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, इसका फ़ख्र महसूस होता है मुझे। और इंडियन स्टोरी, हमारी जो रीजनल रूट्स है वो अब सब फील कर रहे हैं, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और आपने बिल्कुल सही कहा, आप देखोगे बहुत सारी फिल्में जो पहले चलती थी अब नहीं चलती हैं, क्योंकि हम लोग सब ने ड्यूरिंग लॉकडाउन इंट्रोस्पेक्ट बहुत किया है। करेक्ट। कि हम लोग को क्या चाहिए, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बट ज़िंदगी से क्या चाहिए। हम लोग ने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ें चाहिए और वही हमें सिनेमा में भी देखना है, एंड दैट्स चेंज द गेम। आप मानोगे नहीं, इवन जब हम यूट्यूब पॉडकास्ट करते हैं, प्री कोविड टाइम्स जिस तरीके के लोग हम लाते थे, ऑडियंस सिर्फ उन्हीं को देखना चाहते थे। आई हेट यूजिंग दिस टर्म, बट अनफॉर्चुनेटली ये टर्म है, जैसे ए लिस्ट जो कहते हैं। अब आप देखोगे, मैं बता रहा हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस चैनल से, ए लिस्ट वे लिस्ट अब ऑडियंस समझती नहीं है। दे वांट टू कंज्यूम a Sonali Kulkarni, they want to consume a Pankaj Tripathi, they want to consume people who are true India stories, जिनका talent superb है, जिनका roots वहाँ से आया है, you know? बिल्कुल। मैं वापस मानवत के बारे में बोलना चाहूँगी सिद्धार्थ, कि जैसे मानवत में मैं एक रुक्मिणी नाम का किरदार निभा रही हूँ, आई एम वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। जी। मुझे तो लोग देखेंगे ही, लेकिन ऑडियंस जिस तरीके से मेरे सारे को एक्टर्स को देख रही है, उसमें एक स्कूल टीचर है, उसमें एक हवलदार है, किसी ने 3 सीन किए हैं, लेकिन पीपल आर लाइकिंग देम टू, एंड दैट इज़ सच अ ह्यूज विक्ट्री। क्योंकि जो वैन में बैठता है उसका ही काम अच्छा होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है, जो आके वैन शेयर करके 3 बाकी एक्टर्स के साथ कॉस्ट्यूम पहन के सेट पे आया है अपनी 2 लाइनें याद करके, वो पैसा वसूल काम करके जाने वाला है, और उसके लिए ताली बज रही है आज। मुझे आई जस्ट फील लाइक हगिंग ईच एंड एवरी वन फॉर I दिस। also feel so good, क्योंकि हम लोग भी एक टाइम पे टिपिकल एक फॉर्मूला था जिनको हम इंटरव्यू करते थे, रेडियो हो जो भी हो, और अंदर से हमको भी बुरा लगता था कि बट
ऑडियंसेस यही चाहती थी। अब हमें इतना मजा आ रहा है, वे ऑडियंसेस इज नाउ टेलिंग अस नहीं सिद्धार्थ आप इनको लेके आओ, उनको लेके आओ, और सारे डजंट मैटर 5 मिनट का रोल है 2 मिनट, उनको सही जेन्युइन परफॉर्मर चाहिए रियल लाइफ में, पीपल हु आर रियल अचीवर्स इन Correct. लाइफ एंड ऑन स्क्रीन एज वेल। एक स्टेटमेंट था आपका जो आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो हो गया था, इंडियन वुमेन आर लेजी, वो क्या था? What I meant was हमारे पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो मर्दों को कंपैशनेटली नहीं देखता। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। मैं आज तक वर्ल्ड मेंस डे के लिए हमेशा मैं भाई सिर्फ नहीं कहना चाहूँगी, हमारे जो भाई भी हैं, मित्र हैं, कोवर्कर्स हैं, उनको हमेशा विश करती आई हूँ और हमेशा उनकी इज़्ज़त करती आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैंने 3 ऐसे मर्द देखे हैं जो हर एक वो काम करते आए हैं जो एक स्त्री भी करती है। मेरे भाई बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे से बेड लगा सकते हैं, आई को जो भी चाहिए वो ला के देते हैं। मेरे हस्बैंड नचिकेत, मतलब नचिकेत के बिना मेरा कोई भी स्टेटमेंट आधा है, क्योंकि नचिकेत ने मुझे जिस तरह से सपोर्ट किया है, मेरे सेल्फ एस्टीम को उसने पकड़ के रखा है, इसलिए मैं आज जो भी काम कर रही हूँ वो कर रही हूँ। तो इनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कितनी सारी लड़कियाँ जो है वो मर्दों को भी एक्सप्लॉइट करती हैं, इन अ सेंस दैट व्हाई आर वी मार्केटिंग लड़कियों का गिफ्ट सो मच। आई अंडरस्टैंड द गिमिक्स ऑफ द मार्केट, बट somewhere in your core you have to respect that person and respect that child। अगर तुम मुझ में छोटी बच्ची देखते हो कि अरे ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, आज तुमने इंटरव्यू में मुझे पूछा कि वो लड़की जो पूना में रहती थी जिसकी स्कूलिंग हुई आज यहाँ है, तो वो मैं किसी पुरुष को क्यों नहीं देख सकती? मैं ऐसे क्यों सोचती हूँ कि ये आ गया एक हिंस्र श्वापद जिसे कहते हैं एनिमल। वो एनिमल नहीं होता, उसे बहुत रोना आता है, उसे याद आती है अपने मासी की, उसे याद आती है अपने बहन की, वो राखी के लिए नहीं मिल पाता, उसको छुट्टी नहीं मिलती, वो भावनिक होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये एम्पैथी जगाना था कि हम भूले नहीं कि हमारे फैमिली के ही लोग हैं। इनमें से कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है, अच्छे लोग शायद दुनिया में नहीं मिले हैं जो इनको बता पाए बेटा तेरा मन हवस की तरफ जा रहा है, शांत हो जा। मन को शांत करने के लिए, तन को शांत करने के लिए मैं तुम्हें 2 उपदेश देता हूँ। ये मार्गदर्शन उनको नहीं मिला है। तो मेरा मतलब लड़कियों की इंसल्ट करना था ही नहीं। मैं कहना चाह रही थी कि दूसरी जो जेंडर है उसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ये इनका क्या, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ऐश करते हैं लाइफ में। तो सारे के सारे तो ऐसे नहीं होते ना। जो नचिकेत दिन भर काम करने के बाद मैं जब आती हूँ तो मुझे बोलता है कि तुम थक गई हो ना आज, एग्जॉस्टेड। वो मुझे पूछता है, वो कभी मुझे बोलता है तेरे लिए कुछ ऑर्डर करूँ? Why would he do that?
we definitely have help at home. बट एक अटेंड करना होता है, किसी को समझ लेना होता है, वो करता है. मेरे कितने सारे दोस्त हैं वो अपने पार्टनर्स के लिए इतना समझदारी से काम करते हैं. तो आई समवेयर फील दैट let's respect men too. Let's respect the child in those men. And if we have sons, boys in the family, जैसा हम लड़कियों को समझ लेते हैं कि उनका टीनेज, उनके प्री टीन्स, वैसे बॉयज़ को भी समझ लेना चाहिए, लड़कों को, क्योंकि बदलाव तो उनके शरीर में भी हो रहे हैं. तो इसके लिए बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है. तो वो इन्फॉर्मेशन जब तक हम पाते नहीं हैं और देते नहीं हैं, तब तक हम दो ही भावनाओं से गुजरेंगे, या तो एक्सपेक्टेशंस या तो हेट. दैट्स इट. थैंक यू फॉर थिंकिंग सो ब्यूटिफुली अबाउट अस मेन टू. ये बहुत बहुत अच्छा और जेन्युइन थॉट था. एंड आई एम श्योर ये एक्सप्लेनेशन के बाद पीपल विल अंडरस्टैंड कि आपकी नीयत क्या थी. सो थैंक यू. मदरहुड ने आपको कितना चेंज किया? 360 नहीं बोलूँगी, क्योंकि 360 करने के बाद उधर ही आ जाते हैं. तो 180. 13 साल की है ना कावेरी? यस, 13 साल की है. और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज़ मुझे एक नदी चाहिए थी, मुझे लड़की ही चाहिए थी. मुझे भी, मुझे 2 मिल गई. गॉड इज़ ग्रेट. ब्लेस्ड. गॉड इज़ ग्रेट. मेरी माँ कहती तुम हमेशा खुश रहोगे कि जब बेटियां मिलती है ना, तुम्हारा ओल्ड एज तो टेकन केयर है. बिकॉज इतना प्यार यू वुमेन हैव, व्हिच इज अनबिलीवेबल. तो मुझे लगता है कि मैं कभी कभी भूल ही जाती हूँ मैं कौन हूँ, मुझे क्या काम करना है, आज कितने बजे की शिफ्ट है. इतना प्यार बरस रहा है मुझ पर. यहाँ नचिकेत है, यहाँ कावेरी है. तो 2 तारे हैं मेरे जीवन के. बहुत ही प्यारी है कावेरी, और इतना प्यार मुझ में है, या इतना प्यार मुझसे कोई कर सकता है, आई डिडंट नो अबाउट इट. तो कावेरी के आने से मुझे इतना सम्मान मिला है. मेरे इतने सारे करीबी दोस्त जिन्होंने मुझे पुश किया डिलीवरी के बाद काम करने के लिए, उन्होंने मुझे जिस सम्मान के साथ, इज्जत के साथ सिखाया काम करना. क्योंकि मुझे लग रहा था अब मैं क्या करूं, ये छोटा सा नन्हा सा कोई इंसान मेरे जीवन में है जिसे मैं ठीक से पकड़ भी नहीं पाती हूँ. उसे कैसे बड़ा करूँगी, कहाँ जाऊँगी, पता नहीं. मुझे घर पे इसे देखते रहना चाहिए. तो सारे दोस्तों ने, सारे लोगों ने मुझे एनकरेज किया कि कम ऑन, शामिल हो जाओ लाइफ की इस जर्नी में. तो जहाँ भी मैं गई कावेरी मेरे साथ आई. वो मेरे करीबी सर्कल में नेचर लविंग कावेरी के नाम से जानी जाती है. फूल, सूखे पत्ते, जानवर, इनसे इतना प्यार करती है, बाप रे. और मालूमात है, और किसी को भी मैं कुत्ता नहीं बोल सकती. हमारे कॉलोनी के कुत्तों को, उनको नाम होता है ना, तो पूरे नाम से. हाउ क्यूट. वो बिल्ली नहीं बोल सकती किसी बिल्ली को, उसको भी नाम है. हमारे घर पे भी एक बिल्ली है, वो हमारी सदस्य है परिवार की, स्पार्कल पंतवैद्य. 5 साल की स्पार्कल है, 13 साल की कावेरी है. और कावेरी की वजह से ज़िंदगी में मैंने कभी भी पेट ये वर्ड लिखा भी नहीं था, ना मुझे पेट्स से कुछ लेना देना था. लेकिन अब मैं स्पार्कल के बिना जी नहीं सकती. तो इमेजिन करो कावेरी के बारे में कि क्या कहूँगी मैं. I'd love to meet her someday. प्लीज़. हम लोग करते हैं, मेरी 2 बेटियां अदीरा साइशा कावेरी मिलेंगे ज़रूर. और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ. चल आ रहे हैं हम. सिर्फ वेजिटेरियन. सुपर आ रहे हैं, पक्का. चटनियाँ तो बहुत अच्छी बनाती हूँ, और उसकी मम्मी से बेटर चटनियां.
नहीं, मम्मी से बेटर नहीं और सासू से बेटर तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ डॉक्टर शांति पंत वैद्य मेरी सासू माँ हाँ। तमिलियन है। अच्छा, मतलब मैंने ये तय किया है जो अच्छी डिशेस अम्मा बनाती हैं वो मैं सीखूंगी ही नहीं, वो वही बनाएंगी। जो मास्टर है मास्टर ही रहने दो। हाँ हम बस। लोग बस। मुझे जो आता है छोटा छोटा काम वो करती रहूंगी। आपने लव सितारा किया शोभिता धूलीपाला के साथ, ऑब्वियसली बहुत अच्छे फेज में है, हम सब जानते हैं। चैतन्य शोभिता, उन्होंने शूटिंग के दौरान एक्सप्रेस किया कि मोहब्बत चल रहा है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये उसके जस्ट पहले वाली बात है। लव सितारा के टाइम मेरी सितारा अकेली थी। ओ तो उसके बाद मोहब्बत हुआ क्या? तो हेमा को पता ही नहीं चला ये सब कब हुआ। पर आप चैतन्य से भी मिले हैं क्योंकि आप पिताजी से तो के साथ तो काम किया हाँ आपने। उनके साथ काम किया है, लेकिन नहीं, चैतन्य को तो सिर्फ स्क्रीन पे देखा है, मिली नहीं हूँ मैं उससे। लेकिन इतना कह सकती हूँ कि शोभिता बहुत प्यारी लड़की है, बहुत इमोशनल है, बहुत पोएटिक है और बहुत सुंदर है, वो तो हम जानते ही हैं। हाउ नाइस। ये कभी अफसोस हुआ है कि जब अवार्ड नहीं मिला है आपको? बहुत बार रूठना तो बनता है ना। कौन से रोल के लिए आपको लगा था, आप ऑडियंस में बैठी थी, आपको लगा मुझे मिलेगा, नहीं मिला? कितनी बार नेशनल अवार्ड नहीं मिला है और मैं तब्बू से बहुत गुस्सा थी। तब्बू मेरी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस। मैंने तब्बू को एक बार कहा था कि अगर मैं लड़का होती मैं तुमसे शादी कर लेती, क्योंकि काजोल ने तो चांस छोड़ा नहीं, उनकी शादी हो गई अजय देवगन के साथ। तो तब्बू को मतलब इतना प्यार है मुझे तब्बू से कि, तो तब्बू ने बोला था कि तू चुप बैठ अभी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था तब्बू का जब उसको माचिस के लिए नेशनल अवार्ड मिला था और मेरी कोई फिल्म थी और मुझे बड़ा लगा था मन ही मन की अरे मुझे मिलना चाहिए इस साल। कौन सी फिल्म थी आपकी? याद नहीं आ रहा है, दायरा थी शायद, अच्छा। कोई तो फिल्म थी मेरी। तो मैंने कहा तब्बू, और वो टिपिकल जो मन में आता है ना उसका कुछ मालूम भी नहीं था क्या कनेक्शन है फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन बस लगा था उसका कुछ कनेक्शन है ना, उसके कुछ रिश्तेदार हैं। लेकिन जब माचिस मैंने देखी तो ऐसे खुद को ही थप्पड़ मिली थी कि देखा काम उसका, क्या काम किया है। मकबूल में जो तब्बू ने हमारा इश्क पाक है ना मियाँ एक लाइन बोली, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, इरफान और तब्बू का सीन। मैं कुछ चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं कि वो दोबारा देखने का मन एक डर लगता है। मेरे जहन में है वो सीन तब्बू का, वो लाइन तब्बू ने मुझे लगता है 20 या 30 बार बोली है। बस एक लाइन है, हमारा इश्क पाक है ना मियाँ। मतलब कत्लेआम, जान दे दो, जान निछावर। कभी ऐसा हुआ है कि कोई रोल आपको मिलने वाला था बड़ी फिल्म में और वो चला गया था और आपको मालूम है वो कैरेक्टर आपका था और आपको ही मिलना चाहिए था? झुमका गिरा रे पहन लेती हूँ। हाँ हाँ हुआ है ना। लेकिन मैंने रिजेक्शन बहुत तमीज़ के साथ निभाया है। मैंने आज तक, मतलब ऐसा भी हुआ है कि मुझे पैसे मिले हैं साइनिंग अमाउंट, लेकिन मैंने रखे नहीं, मैंने वापस कर दिया क्योंकि उन्होंने आपको हटा दिया फिल्म से। हाँ उन्होंने, मतलब अगर काम नहीं करना है तो उनका साइनिंग अमाउंट लेके मैं क्या करूँ। पर उन्होंने बुक किया आपको, उन्होंने लास्ट मिनट में आपको ड्रॉप किया है, तब भी आपने लौटा दिया? मैंने लौटा दिए थे क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं वो हज़म नहीं कर पाऊँगी और मैं, मतलब दान धर्म करने से अच्छा है कि प्रोड्यूसर को ही दान कर दो, उनकी फिल्म अच्छी हो जाए। मुझे नहीं चाहिए वो पैसे जो मेरे नाम नहीं थे। पर क्यों हटाया उन्होंने आपको उस फिल्म से? हो सकता है उनको कोई बेटर डील मिला हो या उनके अपने रीजंस हो सकते हैं। मेरे पास समय नहीं था वो सब खोजने के लिए कि वाई आर दे मेकिंग दिस डिसीजन। वो फिल्म आपने जब देखी बड़े पर्दे पर, इवेंचुअली वो फिल्म निकली थी कि नहीं निकली बॉक्स ऑफिस पे? हाँ निकली थी। अफसोस हुआ उस वक्त कि यार ये मेरा था? अफसोस प्रोड्यूसर के लिए हुआ कि ये रोल मैं अच्छा कर सकती थी। थैंक यू सो मच। इतने सालों से एक दूसरे को जानते, बट फाइनली इसको कहते हैं कि 2 घंटे बैठ के बात करना,
यू आर फैसिनेटिंग एज अ पर्सन, यू आर फैसिनेटिंग एज एन एक्ट्रेस. और इतना अच्छा लगा बस आपको बैठ के जो सुनकर मेरे जो थॉट्स आ रहे थे ना यार, कितना मैं सीख रहा था. ठाक ठाक ठाक. बॉटम लाइन है यार, सिंपल रहो. मुझे लग रहा है मेरा नसीब सचमुच खुल गया है, क्योंकि बैक टू बैक 3 रिलीजेस हुए. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मुझे तुमसे गपशप करने का, तुम्हारे साथ चाय पीने का मौका मिला. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ. थैंक यू सो मच. और ऐसे आप रहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अच्छे एक्टर्स अच्छे इंसान होते हैं. एंड यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. सोनाली कुलकर्णी, थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.